मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम लोग भी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं। बात शुरू होती है 1997 के ऋषिकेश से, जब गंगा का किनारा और पहाड़ों की ठंडी हवा इस छोटे से शहर को किसी सपनों की दुनिया जैसा बनाती थी। वो भी तब जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और वहाँ की तंग गलियाँ साइकिल की घंटियों, गायों की रवाहट और चाय की दुकानों की गपशप से दिन भर गुलजार रहती थी। यहाँ का माहौल ऐसा कि सुबह सूरज निकलते ही गंगा किनारे साधुओं की भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती, दोपहर को बच्चे स्कूल से भागते हुए गलियों में शोर मचाते और शाम होते होते चाय की दुकानों पर गांव वालों की गपशप शुरू हो जाती। कभी मौसम की बात, कभी पड़ोसी की चुगली और कभी किसी की शादी का किस्सा। यहाँ रहता है हमारा भाई विक्की, यानी विक्रम शर्मा राजकुमार राव। उम्र होगी कोई 28-30 साल, दुबला पतला सा चेहरा, ऐसा कि देखकर लगे कोई शरारती बच्चा बड़ा हो गया हो। आंखों में चमक, होठों पर हंसी और बातों में ऐसा जादू कि सामने वाला हंसते हंसते पेट पकड़ ले। विक्की पेशे से मेहंदी आर्टिस्ट है और गांव में उसका ऐसा नाम कि हर शादी ब्याह में उसकी डिमांड रहती है। लड़कियां उसे बुलाती हैं और कहती हैं, विक्की भैया मेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाना कि दूल्हा देखते ही फ्लैट हो जाए, ऐसा डिजाइन बना कि सास की आंखें फटी रह जाए और नंद जल भून जाए। वो अपने टैलेंट पर इतना इतराता है कि हर बार कहता है, मैं तो मेहंदी का हुसैन हूँ भाई, मेरे हाथों में जादू है, जो देखे वो मेरा दीवाना हो जाए। मेरी मेहंदी देखकर लोग कहते हैं, विक्की तूने तो कमाल कर दिया। उसकी जिंदगी का असली रंग है विद्या तृप्ति डिमरी, एक खूबसूरत, जिद्दी और थोड़ी चुलबुली लड़की जो पेशे से डॉक्टर है। लेकिन सच कहूँ तो फिल्म में उसका डॉक्टरी का टैलेंट बस नाम का है। न कोई मरीज दिखता है, न ही वो कभी स्टेथोस्कोप लटकाए नजर आती है। बस उसकी मुस्कान, शरारतें और वो प्यारी सी अदा ही उसकी असली पहचान है। विद्या का चेहरा ऐसा कि गाँव की औरतें कहती है, ये तो अपनी माँ शांति पर गई है, लेकिन गुस्सा थोड़ा कम है। और लड़के कहते, विद्या को देखकर तो दिल धक धक करता है, लेकिन विक्की का नाम सुनते ही सबकी हवा निकल जाती है। विक्की और विद्या की लव स्टोरी बचपन से चली आ रही है। स्कूल के दिनों में दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और विक्की की शरारतें विद्या को हमेशा हंसाती थीं। एक बार की बात है, स्कूल में मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और विक्की ने चुपके से विद्या की कॉपी में मेहंदी से उसका नाम लिख दिया, विद्या। विद्या ने देखा तो गुस्से में चिल्लाई, विक्की ये क्या बदतमीजी है, मास्टर जी को बताऊंगी। लेकिन विक्की हंसते हुए बोला, अरे मास्टर जी को बता दे, लेकिन पहले ये बता मेरी मेहंदी कैसी लगी। विद्या गुस्सा दिखाते हुए भी चुपके से मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे विक्की की ये शरारतें अच्छी लगती थीं। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद विद्या ने कहा, विक्की मुझे गोलगप्पे खाने हैं। विक्की पास की चाट की दुकान पर गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके जेब में बस 2 चवन्नियां थीं, जो गोलगप्पे के लिए काफी नहीं थी। उसने चाट वाले से कहा, भैया 2 गोलगप्पे दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। चाट वाला बोला, नहीं पहले पैसे। तो विक्की ने चुपके से 4 गोलगप्पे चुरा लिए और भागकर विद्या के पास पहुंचा। विद्या को गोलगप्पे दिए और हंसते हुए कहा, ये तेरे लिए, खा ले। लेकिन तभी चाट वाला पीछे से आया और विक्की को पकड़ लिया, 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाया, अबे चोर मेरे गोलगप्पे चुराए। विक्की हंसते हुए बोला, भैया ये थप्पड़ विद्या के प्यार के आगे कुछ भी नहीं, उसके लिए तो मैं पूरी दुकान चुरा लूं। विद्या को ये सुनकर हंसी छूट गई और वो गोलगप्पे खाते हुए बोली, विक्की तू सच में पागल है, लेकिन मेरा पागल है। उस दिन से दोनों का प्यार पक्का हो गया। एक बार स्कूल की छत पर विक्की ने चुपके से चाक से लिख दिया था, विक्की लव्स विद्या, और मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया, कान पकड़कर कहा, अबे ये क्या लिखा। विक्की हंसते हुए बोला, सर ये मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस है, आपको पसंद आए। मास्टर जी ने उसे डांटा और 2 दिन स्कूल के बाहर खड़ा रखा, लेकिन विद्या चुपके से हंस रही थी। गांव की चाय की दुकान पर चाचा जी हर बार कहते, ये विक्की विद्या के पीछे भागता है, लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन। एक बार गांव के मेले में विक्की ने विद्या के लिए गुब्बारा जीता था। वो गुब्बारे वाला खेल खेला जिसमें 5 रुपये में 3 तीर मिलते थे। विक्की ने तीनों तीर मारे और तीनों गुब्बारे फोड़े। विद्या को लाल गुब्बारा देकर कहा, ये तेरे लिए, मेरे दिल की तरह। विद्या ने हंसते हुए कहा, विक्की तेरा दिल तो फटने वाला है। लेकिन वो गुब्बारा लेकर खुश हो गई। गांव वालों को पता था कि विक्की और विद्या एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी राह में एक बड़ी रुकावट थी, विद्या के मम्मी पापा। विद्या के मम्मी पापा यानी शांति देवी, अर्चना पूरन सिंह और राम प्रसाद राकेश बेदी अपनी बेटी की शादी कहीं और फिक्स करना चाहते थे।
शांति देवी एक तेज तर्रार औरत थी, जिसकी आवाज इतनी तेज कि गंगा के उस पार तक सुनाई दे। वो हर वक्त गांव में अपनी धाक जमाने की कोशिश करती थी और उसका गुस्सा ऐसा कि लोग उससे डरते थे। उसकी फेवरेट लाइन थी, मेरी विद्या को ऐसा लड़का चाहिए जो सेटल हो, बैंक में नौकरी करे, बड़ा घर बनाए, गाड़ी ले, कोई मेहंदी वाला नहीं चलेगा जो दिन भर हाथ रंगता रहे। वो गांव की औरतों से कहती, देखो मेरी विद्या पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसे कोई ढंग का लड़का चाहिए, कोई आवारा नहीं। लेकिन सच तो ये था कि विद्या का डॉक्टरी का टैलेंट बस कागजों तक था। वो कभी गांव के डिस्पेंसरी में भी नहीं गई, बस घर पर बैठकर किताबें पढ़ती थी। शांति देवी को अपने जमाने की यादें थी। वो बताती थी, जब मेरी शादी हुई तो राम प्रसाद के पास साइकिल थी, लेकिन मैंने कहा पहले घर बनाओ फिर बात करो। राम प्रसाद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला पति था, थोड़ा डरपोक, थोड़ा मजाकिया। वो दिन भर चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारता था और उसका फेवरेट टाइम पास था समोसे खाना। एक बार चाय की दुकान पर वो चाचा जी से कह रहा था, विक्की अच्छा लड़का है, मेहंदी लगाने में उस्ताद है, लेकिन शांति को तो बस पैसा चाहिए। चाचा जी ने जवाब दिया, अरे राम प्रसाद, तू तो बीवी का गुलाम है, कुछ बोलता क्यों नहीं। राम प्रसाद हंसते हुए बोला, चाचा घर में शांति चाहिए तो शांति की बात माननी पड़ती है, वरना वो मुझे समोसे खाने से रोक देगी। इन दोनों ने विद्या के लिए एक वकील चुना था। नाम था वीरेंद्र मनजोत सिंह, जो दिखने में ठीक ठाक था, चश्मा लगाता था, बाल संवारे हुए और कोर्ट में छोटे मोटे केस लड़ता था, जैसे गाय चुराने का केस या पड़ोसी से झगड़े का। लेकिन बातचीत में वो इतना बोरिंग था कि उसकी बातें सुनकर नींद आ जाए। पहली मुलाकात में वो विद्या से कहता है, मुझे चाय में चीनी कम चाहिए और जिंदगी में नियम ज्यादा, सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे कोर्ट जाना, 10 बजे सोना और हफ्ते में एक बार मंदिर। विद्या मन ही मन सोचती है, ये तो मेरे साथ पूरी जिंदगी कोर्ट की फाइल पढ़वाएगा और मैं बोर होकर मर जाऊंगी। मुझे तो विक्की चाहिए जो मुझे हंसाए नचाए। उसे वीरेंद्र से शादी का जरा भी मन नहीं था और वो विक्की के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि ये रिश्ता टूट जाए। उधर विक्की के घर का माहौल भी कम मजेदार नहीं था। उसके दादाजी टीकू तलसानिया पुराने जमाने के इंसान थे, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हर वक्त अपने खानदान की इज्जत की बात करते थे। उनके पास एक खानदानी तलवार थी जो उनके दादा परदादा के जमाने से चली आ रही थी। वो हर बार विक्की को बुलाकर कहते, बेटा ये तलवार हमारे खानदान की शान है, इसे संभाल कर रखना, कहते हैं इसमें सोने की परत चढ़ी थी, लेकिन अब तो जंग लग गया है, फिर भी ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। विक्की मन ही मन सोचता, दादाजी तलवार से क्या होगा, मुझे तो विद्या की मेहंदी लगानी है और उसकी मुस्कान मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। फिर थी विक्की की बहन चंदा, मल्लिका शेरावत, जो एकदम बिंदास और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे शादी का नाम सुनते ही चक्कर आता था और वो गांव में अपने डांस और स्टाइल से सबको चौंका देती थी। चंदा की फेवरेट लाइन थी, शादी वो जेल है जिसमें खाना भी खुद बनाना पड़ता है और जमानत भी नहीं मिलती, मैं तो आजाद परिंदा हूँ। गांव में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम भी चंदा अर्चना पटेल था। ये चंदा थोड़ी सीधी सादी थी, हर वक्त झाड़ू पोंछा करती रहती थी और इन दोनों चंदाओं के नाम की वजह से गांव में कंफ्यूजन बना रहता था। एक बार गांव की आंटी चिल्लाई, चंदा चाय बना, तो दोनों चंदाएं एक साथ पूछने लगी, कौन वाली चंदा। आंटी तंग आकर बोली, अरे जो डांस नहीं करती वही झाड़ू वाली। अब कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब विद्या की सगाई का दिन नजदीक आता है। शांति देवी ने पूरा गांव बुलाया है, मोहल्ले की औरतें, चाय की दुकान वाले चाचा जी, यहाँ तक कि गाय चराने वाला ग्वाला भी सगाई में शामिल है। घर को फूलों से सजाया गया है, दरवाजे पर आम के पत्तों की माला टंगी है और शांति देवी हर किसी को ऑर्डर दे रही है, देखो मेहमानों को समोसे खिलाना और हाँ, चाय में चीनी ज्यादा मत डालना। राम प्रसाद चुपके से समोसे खा रहा है और शांति उसे डांटती है, अरे मेहमानों के लिए रख, तू तो पहले ही खत्म कर देगा। विद्या को वीरेंद्र से शादी का कोई शौक नहीं और वो रात को विक्की से मिलती है गंगा किनारे, जहां दोनों अक्सर चुपके से मिलते थे। वहां का माहौल ऐसा कि गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज करती और दूर मंदिर की घंटियां बजती। विद्या कहती है, विक्की कुछ कर, वरना मैं इस बोरिंग वकील के साथ फंस जाऊंगी। मुझे उसकी चीनी कम वाली चाय नहीं पीनी, मुझे तो तेरे साथ गोलगप्पे खाने हैं। विक्की का दिमाग चलता है और वो कहता है, चिंता मत कर, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वीरेंद्र खुद सगाई तोड़ देगा, बस तू मेरे साथ दे। सगाई वाले दिन वो विद्या के घर पहुंचता है जहां मेहंदी की रस्म चल रही है। गांव की औरतें बैठी हैं, कोई गाना गा रही है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, तो कोई चुगली कर रही है।
शांति की बेटी को वकील मिला, अब तो बड़ा घर बनवाएगी, लेकिन सुना है वो लड़का बहुत सख्त है। विक्की को मेहंदी लगाने का मौका मिलता है क्योंकि शांति देवी को उसकी कला पर भरोसा है। वो कहती है, विक्की, मेरी विद्या के हाथों पर सबसे अच्छी मेहंदी लगाना, ऐसा डिजाइन बना कि सब देखते रह जाएं। विक्की विद्या के हाथों पर मेहंदी लगाने बैठता है और चुपके से उसमें लिख देता है, विक्की विद्या फॉरएवर। वो मेहंदी में फूल, पत्तियां और मोर का ऐसा डिजाइन बनाता है कि हर कोई देखकर दंग रह जाता है। गांव की एक आंटी कहती है, वाह विक्की, तेरे हाथों में तो जादू है, ऐसा डिजाइन तो हमने कभी नहीं देखा। विद्या चुपके से विक्की को आंख मारती है और दोनों मन ही मन हंसते हैं। सगाई की रस्म शुरू होती है और विद्या अपनी मेहंदी वीरेंद्र को दिखाती है। वीरेंद्र पहले तो मेहंदी देखकर खुश होता है, कहता है, बहुत अच्छी मेहंदी है। लेकिन जब वो विक्की विद्या फॉरएवर पढ़ता है तो उसका मुंह लटक जाता है। वो गुस्से में पूछता है, ये क्या माजरा है, ये विक्की कौन है? विक्की मजे में मंच पर चढ़ता है और कहता है, अरे भाई, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी में अपनी साइनेचर डाल दी, इसमें बुरा क्या है? हर आर्टिस्ट अपने काम पर नाम लिखता है। फिर वो विद्या की हाइट बताता है, 5 फीट 4 इंच, वेट बताता है 50 किलो, और यहाँ तक कि कहता है उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल है और दाएं हाथ की कलाई पर बचपन का एक निशान, जो उसे तब लगा था जब वो स्कूल में मेरे साथ साइकिल से गिर गई थी। और हाँ, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, खासकर तीखे वाले। ये सुनकर वीरेंद्र का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाता है, ये लड़का विद्या को इतना कैसे जानता है? इनका चक्कर चल रहा है, ये तो मेरे साथ धोखा है। शांति देवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है, विक्की, तूने मेरी बेटी की इज्जत पर धब्बा लगाया, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वीरेंद्र सगाई तोड़ देता है, कहता है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका नाम किसी और के साथ जुड़ा हो, मेरा कोर्ट में नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे वकील की सगाई टूटी। शांति देवी गुस्से में चीखती है, जिसने सगाई तोड़ी वही अब शादी करे, ये हमारी इज्जत का सवाल है, वरना गाँव में क्या मुंह दिखाऊंगी। राम प्रसाद चुपके से हंसता है, चलो समोसे का खर्चा तो बच गया, और विक्की भी बुरा नहीं है, कम से कम मेहंदी तो फ्री में लगाएगा। गांव वाले भी मजे लेते हैं। चाचा जी कहते हैं, अरे ये तो फिल्मी ट्विस्ट हो गया, वकील भागा और मेहंदी वाला जीत गया। और बस विक्की की लॉटरी लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है, वाह विद्या, तेरा प्लान तो सुपरहिट रहा, अब तू मेरी और मैं तेरा। इस तरह विक्की और विद्या की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है और गांव में धूम मचती है। दादाजी अपनी तलवार लेकर रस्म करते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को तलवार के नीचे से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं, ये हमारी परंपरा है, इससे रिश्ता मजबूत होता है। चंदा मल्लिका वाली स्टेज पर डांस करती है। ऐसा डांस की गांव के लड़के सीटियां मारने लगते हैं और एक लड़का चिल्लाता है, चंदा, तू तो सपनों की रानी है। दूसरी चंदा नौकरानी सबको पानी पिलाती है और शिकायत करती है, मुझे भी डांस करना है, लेकिन झाड़ू कौन लगाएगा? शांति देवी अभी भी गुस्से में है, लेकिन राम प्रसाद उसे समझाता है, देखो विक्की अच्छा लड़का है और विद्या खुश है, अब गुस्सा छोड़ दो। वो जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मेहंदी वाला कभी सेटल नहीं होगा। शादी में गांव वाले नाचते गाते हैं, ढोल बजता है और विक्की विद्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्की कहता है, विद्या, अब तू मेरी बीवी है। विद्या हंसते हुए कहती है, और तू मेरा पागल पति। शादी के बाद विद्या के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा अब वैष्णो देवी जाओ, माता का आशीर्वाद ले आओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो, वहां जाकर मन्नत मांगना कि तुम्हारी जिंदगी सुखी रहे। लेकिन विक्की का दिमाग तो बॉलीवुड स्टाइल में चलता है। वो विद्या से कहता है, वैष्णो देवी तो बाद में चले जाएंगे, पहले गोवा चलते हैं, असली हनीमून मनाएंगे, बीच पर नाचेंगे, समंदर देखेंगे, मजे करेंगे, फिल्मी स्टाइल में रोमांस करेंगे। विद्या पहले तो नखरे करती है, विक्की ये क्या पागलपन है, मम्मी पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा, वो कहेंगे कि हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन विक्की उसे मनाता है, अरे शादी हमारी है, हनीमून भी हमारा होगा, मम्मी पापा को बाद में मना लेंगे, तू बस मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिप दूंगा, ऐसा हनीमून की तू कभी न भूले। उसकी शरारती मुस्कान और प्यार भरी बातों में विद्या पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो तुझसे निपटूंगी, और हाँ, गोवा में मुझे गोलगप्पे खिलाना। दोनों गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन का सफर मजेदार होता है। विक्की विद्या के लिए चाय वाले से चाय खरीदता है और गलती से गर्म चाय अपने हाथ पर गिरा लेता है। चिल्लाता है, आह विद्या, ये सब तेरे लिए। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू सच में पागल है, चाय ठंडी करके लाया कर।
ट्रेन में एक चाचा जी बैठे थे जो विक्की की हरकतें देखकर कहते हैं, बेटा तू तो नया नया दूल्हा लगता है, बीवी के लिए इतना जोश। विक्की हंसते हुए कहता है, चाचा ये जोश तो अभी शुरू हुआ है। गोवा पहुंचते हैं तो विक्की बीच पर विद्या को नचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, चल एक फिल्मी गाना गाते हैं। और सूरज हुआ मध्यम गाने लगता है, लेकिन लहर आती है और वो गलती से समंदर में गिर जाता है। विद्या उसे बचाने जाती है और दोनों हंसते हंसते भीग जाते हैं। विद्या कहती है, विक्की तू तो नाचने के चक्कर में डूब गया। विक्की जवाब देता है, तेरे प्यार में डूबना तो बनता है। होटल में एक रात वो एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाता है जो उसने किसी ढाबे से चुराई थी। उसमें लिखा है कि अमेरिकन कपल्स अपनी शादीशुदा जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए कुछ खास वीडियो बनाते हैं। वो विद्या से कहता है, चल ना हम भी ऐसा कुछ करें, बाद में देखकर हंसेंगे, अपनी यादें संजो लेंगे, ये हमारा पर्सनल सीक्रेट रहेगा। विद्या पहले तो शर्माती है, विक्की ये गलत तो नहीं, कोई देख लेगा तो, मम्मी को पता चला तो मुझे जेल भेज देंगी। लेकिन विक्की उसे तसल्ली देता है, अरे कौन देखेगा, ये तो बस हम दोनों के लिए है, सीडी में डालकर लॉक कर देंगे, ये हमारा छोटा सा खजाना होगा और कोई नहीं जान पाएगा। आखिरकार विद्या मान जाती है। दोनों एक पुराना कैमरा सेट करते हैं जो विक्की ने अपने दोस्त से उधार लिया था। कैमरा इतना पुराना कि उसकी बैटरी बार बार निकल जाती है और विक्की उसे टेप से चिपकाता है, कहता है, ये कैमरा तो दादाजी की उम्र का है लेकिन काम करेगा। फिर लाइट्स ठीक करते हैं, कमरे में लाल बल्ब लगाते हैं। विक्की कहता है, लाल बल्ब से फिल्मी फील आएगा। और वो वाला वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा रोमांस, थोड़ी शरारत और ढेर सारी हंसी मजाक। वीडियो में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है। विद्या हंसते हंसते उसे धक्का देती है और दोनों मजे में डांस भी करते हैं। विक्की कहता है, विद्या तू तो हेमा मालिनी लग रही है। विद्या जवाब देती है, और तू धर्मेंद्र की बजाय चंपक चाचा, तेरे डांस से तो कुत्ते भाग जाएं। दोनों हंसते हैं और वीडियो को सीडी में डालकर रख देते हैं। सीडी को वो अपने सूटकेस में डालते हैं और सोचते हैं कि इसे घर ले जाकर संभाल कर रखेंगे। विक्की कहता है, ये हमारी पहली यादगार रात का तोहफा है। ऋषिकेश वापस लौटते हैं तो एक रात दोनों मजे में बैठकर वो सीडी देखने का प्लान बनाते हैं। विक्की घर का पुराना सीडी प्लेयर निकालता है जो उसके दादाजी के जमाने का है। प्लेयर इतना पुराना कि कभी कभी अटक जाता है और आवाज में भिनभिनाहट आती है। वो सीडी डालते हैं और वीडियो शुरू होता है। पहले सीन में विक्की विद्या को किस करने की कोशिश करता है और विद्या हंसते हुए उसे धक्का दे देती है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट होने लगते हैं। विक्की कहता है, देख विद्या तू कितनी क्यूट लग रही है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। विद्या जवाब देती है, और तू कितना बेवकूफ लग रहा है, ये डांस तो कुत्ते भी बेहतर करते हैं, तेरे पैर तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। फिर एक सीन में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है और विद्या चिल्लाती है, विक्की रुक जा वरना मैं तुझे मारूंगी। लेकिन दोनों हंसते हंसते थक जाते हैं। गोवा की थकान और शादी का जोश अभी तक खत्म नहीं हुआ था तो दोनों को नींद आ जाती है। सीडी प्लेयर चलता रहता है और वो उसमें ही रह जाती है। विक्की का हाथ विद्या के कंधे पर और दोनों सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अब रात को असली बवाल होता है। विक्की के घर में चोरी हो जाती है। चोर खिड़की से घुसता है जो विक्की ने रात को खुली छोड़ दी थी। वो सोचता था गर्मी है, हवा आएगी। चोर घर से टीवी, सीडी प्लेयर और वो खानदानी तलवार तक ले उड़ता है। तलवार को वो दीवार से उतारता है और हंसते हुए सोचता है, ये तो फिल्मी सामान है, चोर बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। सुबह विक्की की नींद खुलती है तो उसकी सांस अटक जाती है, सीडी गायब। वो बेड के आसपास देखता है, अलमारी खंगालता है, सूटकेस उलट पलट करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। विद्या उठती है और पूछती है, विक्की क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों रहा है, सपने में भूत देखा क्या? वो झूठ बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार चोरी हो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अंदर से उसका दिल धक धक कर रहा है। वो सोचता है, अगर ये सीडी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो गांव में हल्ला मच जाएगा। लोग कहेंगे विक्की ने अपनी सुहागरात का वीडियो बनाया और अब सबके सामने आ गया, शांति देवी मुझे जिंदा गाड़ देंगी। विद्या को कुछ शक होने लगता है क्योंकि विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। वो पूछती है, विक्की सच बता, तू कुछ छुपा रहा है ना, तलवार के साथ और क्या गया? विक्की हंसते हुए कहता है, अरे क्या छुपाऊंगा, बस तलवार की टेंशन है, दादाजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन विद्या का दिमाग चल रहा है और वो सोचती है, देखती हूँ ये क्या गुल खिला रहा है, शादी के बाद भी इसका पागलपन नहीं गया।
अब विक्की अपनी बहन चंदा मल्लिका वाली को सारी बात बताता है। चंदा उस वक्त अपने कमरे में बैठी नाखून पॉलिश लगा रही थी, लाल रंग की पॉलिश जो उसे गांव के मेले से मिली थी। जैसे ही विक्की ने कहा चंदा हमारी सीडी चोरी हो गई, वो हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़ी और पॉलिश की बोतल फर्श पर फैल गई। विक्की तूने तो कमाल कर दिया, सुहागरात का वीडियो बनाया और अब चोर के हाथ लग गया, ये तो गांव की सबसे बड़ी गपशप बन जाएगी। अब तो चाय की दुकान पर चाचा जी कहेंगे विक्की ने अपनी फिल्म बनाई और चोर को डायरेक्टर बना दिया। वो मजे लेती है, अब तू स्टार बन जाएगा, लेकिन गलत वजह से। सोच अगर ये सीडी गांव में चल गई तो लोग तुझे देखकर क्या कहेंगे। अरे ये तो विक्की है जिसका वीडियो चोर ले गया। विक्की उसे डांटता है, चंदा मजाक मत कर, ये इज्जत का सवाल है, कुछ कर, अगर विद्या को पता चला तो वो मेरा मर्डर कर देगी और शांति देवी मुझे जेल भिजवा देंगी। चंदा हंसते हुए कहती है ठीक है ढूंढते हैं, लेकिन अगर सीडी मिली तो पहले मैं देखूंगी। देखना है तूने क्या करतब दिखाए हैं और विद्या ने कैसे तुझे धक्का मारा। विक्की उसे घूरता है लेकिन फिर हंस पड़ता है क्योंकि चंदा का मजाक ही उसकी ताकत है। चंदा कहती है चल पहले गांव में खबर फैलने से रोकते हैं, फिर देखते हैं चोर कौन है, शायद चोर बाजार में मिल जाए। उधर चोरी की खबर गांव में फैलती है और लोग गपशप शुरू कर देते हैं। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं विक्की के घर से तलवार चोरी हो गई, लेकिन कुछ और भी गया है, वो बता नहीं रहा, शायद कोई कीमती चीज। कोई कहता है शायद पैसा था, तो कोई मजे लेता है, नहीं शायद विद्या की मेहंदी की किट थी, विक्की तो उसका दीवाना है। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता। पुलिस को खबर होती है और इंस्पेक्टर लादले विजय राज की एंट्री होती है, एक ऐसा पुलिस वाला जिसे बवासीर की वजह से कभी बैठने की इजाजत नहीं मिलती और जो हर वक्त अपनी मूंछों पर ताव देता रहता है। लादले की जिंदगी में दो ही मकसद हैं, एक तो अपराधियों को पकड़ना और दूसरा अपनी बवासीर का इलाज ढूंढना। वो घर में आता है और चंदा मल्लिका वाली को देखते ही फिदा हो जाता है। वो कहता है मैं इस चोरी को सुलझाऊंगा, लेकिन पहले आपका नाम जान सकता हूँ। चंदा हंसकर जवाब देती है चंदा, लेकिन तुम्हारी मूंछों से बड़ी चांदनी मेरे पास नहीं, और हाँ अपनी बवासीर का ध्यान रखना। लादले का चेहरा लाल हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता और चोरी की जांच छोड़कर चंदा को पटाने में लग जाता है। वो चंदा से कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चंदा मजे लेती है, पहले अपनी बवासीर का इलाज करवा लो, फिर तारे तोड़ना, वरना तारे तोड़ते वक्त दर्द से चिल्लाओगे और मैं हंसूंगी। ये सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं और लादले का मुंह लटक जाता है। वो मन ही मन सोचता है ये चंदा तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, लेकिन क्या खूबसूरत मुसीबत है, इसके लिए तो बवासीर भी बर्दाश्त कर लूं। विक्की अब विद्या को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चला तो वो गुस्से में उसका गला दबा देगी और शांति देवी उसे जेल भिजवा देंगी। वो चंदा से कहता है चल सीडी ढूंढते हैं, लेकिन विद्या को मत बताना, अगर उसे पता चला तो मेरी शादी का पहला महीना जेल में बीतेगा और तू भी नहीं बचेगी। चंदा हंसते हुए कहती है ठीक है, लेकिन अगर विद्या को पता चला तो मैं नहीं बचाऊंगी, वो तुझे पीटेगी और मैं मजे लूंगी, शायद पॉपकॉर्न लेकर बैठूं। विक्की चोर बाजार पहुंचता है जहां चुराया हुआ सामान बिकता है। वहां उसे बादशाह मस्त अली मिलता है, एक चालू चोर जो चोरी करने में माहिर है और मजाक करने में उससे भी ज्यादा। बादशाह विक्की के चुराए हुए चश्मे पहने हुए है, वो चश्मे जो विक्की ने अपनी शादी में पहने थे, काले फ्रेम वाले जो उसे थोड़ा स्मार्ट दिखाते थे। लेकिन विक्की उसे पहचानता नहीं क्योंकि वो घबराहट में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। बादशाह मजे लेता है, भाई मैं पुलिस का आदमी हूँ, तेरा सामान ढूंढ दूंगा, बस थोड़े पैसे दे दे, 100 रुपये में सौदा पक्का। विक्की उसकी बातों में आ जाता है और उसे 100 रुपये दे देता है। वो सोचता है अगर ये पुलिस वाला है तो शायद मदद कर दे, 100 रुपये से सीडी मिल जाए तो सस्ता सौदा है। बादशाह उसे इधर उधर घुमाता है, कभी कहता है तेरी तलवार उस दुकान में देखी थी, वहाँ देख। कभी कहता है टीवी यहाँ बिका था, उस ठेले पर जा। लेकिन सीडी का कोई अता पता नहीं। बादशाह मन ही मन हंस रहा है, ये बेवकूफ मुझे पैसे दे रहा है और मैंने ही उसका सामान चुराया है, क्या मजेदार खेल है। विक्की घंटों चोर बाजार में भटकता है, एक दुकान पर जाता है जहां पुराने टीवी बिक रहे हैं, लेकिन उसका टीवी नहीं मिलता। दुकानदार कहता है कल एक टीवी आया था लेकिन बिक गया, अब अगले हफ्ते आना। फिर एक ठेले पर तलवारें देखता है, लेकिन वो दादाजी की तलवार नहीं होती। वो ठेले वाला कहता है ये तलवार 200 रुपये की है, लेगा क्या।
विक्की कहता है, नहीं मुझे अपनी वाली चाहिए। वो थककर बादशाह से कहता है, भाई कुछ तो बता, मेरा सामान कहाँ है, तेरे 100 रुपये बेकार गए। बादशाह हंसते हुए कहता है, अरे धीरज रख, चोर बाजार में सब मिलता है, लेकिन टाइम लगता है, तू 2 दिन बाद आ, शायद कुछ मिल जाए। उधर विद्या को अब पूरा शक हो गया है। वो विक्की से पूछती है, विक्की तू बार बार कहाँ भाग रहा है, सच बता, क्या छुपा रहा है तलवार के साथ और क्या गया। विक्की बहाना बनाता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, उनकी आखिरी निशानी है। विद्या उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चुपके से उसकी जासूसी शुरू कर देती है। वो चंदा नौकरानी वाली से पूछती है, चंदा विक्की आजकल क्या कर रहा है। चंदा जवाब देती है, पता नहीं भाभी, वो तो सुबह से बाहर भाग रहा है, कहता है तलवार ढूंढने जा रहा हूँ। विद्या का शक और गहरा हो जाता है और वो सोचती है, विक्की अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, शादी के बाद भी तेरा ये पागलपन नहीं गया। अब कहानी में मजा तब और बढ़ता है जब विक्की को पता चलता है कि दादाजी की तलवार एक टूरिस्ट के पास है जो चोर बाजार से खरीद कर ले गया था। वो चोर बाजार में चाबी वाले चाचा से मिलता है, एक अजीब सा बूढ़ा जिसके पास हर ताले की चाबी है और जो हर वक्त फिलॉसफी झाड़ता है। चाचा के दांत पीले हो चुके हैं और वो पान चबाते हुए कहता है, बेटा जिंदगी एक चाबी है, सही ताले में लगाओ सब खुल जाएगा, तेरी तलवार भी कहीं न कहीं होगी, बस सही चाबी ढूंढ। विक्की तंग आकर कहता है, चाचा मुझे तलवार चाहिए, चाबी नहीं, बताओ ना कहाँ है। चाचा हंसता है और बताता है कि तलवार एक टूरिस्ट को बिकी थी जो गंगा किनारे घूम रहा है। वो कहता है, वो टूरिस्ट गोरा है, लंबा चौड़ा, तलवार को कमर में लटकाए घूम रहा है। विक्की वहां पहुंचता है और टूरिस्ट को ढूंढता है। वो टूरिस्ट एक विदेशी है जो तलवार को कमर में लटकाए गंगा में फोटो खींच रहा है और अपने दोस्तों से कह रहा है, देखो मैं इंडियन योद्धा हूँ। विक्की उससे कहता है, भाई ये मेरी तलवार है, वापस दे दो, ये मेरे दादाजी की निशानी है। टूरिस्ट कहता है, मैंने 500 रुपये में खरीदी, अब 1000 दो तो दूंगा, ये तो मेरे लिए स्मारिका है। विक्की के पास पैसे नहीं तो वो चंदा को फोन करता है। चंदा अपने डांस का जादू लेकर आती है। वो टूरिस्ट के सामने ऐसा डांस करती है कि टूरिस्ट अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो कजरा रे गाने पर नाचती है और टूरिस्ट कहता है, वाह ये तो बॉलीवुड है, मुझे इंडिया पसंद आ गया। वो मजे में तलवार मुफ्त में दे देता है और कहता है, तुम लोग कमाल हो। विक्की खुश होकर कहता है, चंदा तू तो जादूगरनी है, तेरे डांस ने टूरिस्ट को पिघला दिया। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, अब सीडी ढूंढ वरना विद्या तेरा बैंड बजा देगी। लेकिन सीडी अभी भी नहीं मिली। उधर लादले और चंदा का रोमांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। लादले चंदा को इम्प्रेस करने के लिए कविताएं सुनाता है, तेरी आंखें चांद सी, तेरा चेहरा फूल सा। लेकिन उसकी कविताएं इतनी बेकार हैं कि चंदा हंस हंस कर पेट पकड़ लेती है। लादले तू पुलिस वाला बनके ठीक है, शायर मत बन, तेरी कविता से तो मेरी बिल्ली भी भाग जाएगी। विक्की का छोटा भाई भी बीच बीच में मजे लेता है। वो लादले से कहता है, चाचा आपकी मूंछें तो हीरो जैसी हैं, लेकिन बातें चवन्नी जैसी, चंदा दीदी को ऐसे नहीं पटा पाओगे। लादले गुस्से में उसे डांटता है, चुप कर छोटे, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरे भाई को तो अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन चंदा के सामने फिर हंसने लगता है। चंदा सोचती है, ये लादले तो पागल है, लेकिन मजेदार पागल है, शायद इसे एक मौका दूं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विक्की को खबर मिलती है कि कोई कब्रिस्तान में उस सीडी के साथ कुछ कर रहा है। वो चंदा को लेकर रात को कब्रिस्तान जाता है और विद्या भी चुपके से उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि वो अब विक्की की हर हरकत पर नजर रख रही है। कब्रिस्तान का माहौल ऐसा कि रूह कांप जाए, हवा में सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे और ऊपर से उल्लू की आवाज घूघू। विक्की के पास एक पुरानी टॉर्च थी जो बार बार बंद हो रही थी। वो उसे टोकता है और कहता है, ये टॉर्च भी मेरे खिलाफ हो गई। वो डर के मारे कांप रहा है, चीखता है, भूत है, भूत है। चंदा तू आगे चल, तुझे तो डर नहीं लगता। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू मर्द बन, डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है। विद्या उसका हाथ पकड़ लेती है, विक्की डर मत, मैं हूँ ना, लेकिन तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है, सच बता। विक्की हकलाते हुए कहता है, बस तलवार की खबर मिली थी, शायद यहाँ बिकी हो। लेकिन विद्या को अब यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक साया दिखता है जो कब्रों के बीच से गुजर रहा है, काला साया जो धीरे धीरे चल रहा था।
विक्की चिल्लाता है, देखो भूत, और गलती से एक कब्र पर गिर पड़ता है। उसके ऊपर मिट्टी गिरती है और वो चीखता है, मुझे भूत ने पकड़ लिया, चंदा, विद्या, मुझे बचाओ। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो फिल्म का हीरो बन गया, उठ, ये कब्र है, भूत नहीं। विद्या डर से चीखती है लेकिन फिर हंस पड़ती है, विक्की तू सच में पागल है। जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक नशेड़ी था जो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। वो कहता है, मैंने कोई सीढ़ी नहीं देखी, यहाँ तो बस मैं और मेरी बोतल है, तुम लोग मुझे सोने दो, रात को यहाँ शांति मिलती है। विक्की निराश हो जाता है और सोचता है, बस अब तो इज्जत गई, ये सीढ़ी कहीं ना कहीं फैल जाएगी और मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन चंदा उसे हिम्मत देती है, विक्की तू हार मत मान, सीढ़ी मिलेगी, चल आगे ढूंढते हैं। विद्या अब गुस्से में कहती है, विक्की ये सीढ़ी क्या है, सच बता, वरना मैं मम्मी को बुलाऊंगी और फिर तू देखना। विक्की डर जाता है लेकिन चुप रहता है, सोचता है अब तो मुसीबत डबल हो गई, विद्या को कैसे समझाऊं। आखिर में पता चलता है कि असली चोर बादशाह ही था और वो सीडी को चोर बाजार में बेचने की फिराक में है। विक्की, विद्या, चंदा और लादले मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। चंदा अपने डांस से बादशाह को लुभाती है। वो ऐसा डांस करती है कि बादशाह अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसके गुंडे भी ताली बजाने लगते हैं। वो कजरा रिक पर नाचती है और बादशाह कहता है, ये तो मेरे सपनों की रानी है, इसके लिए तो मैं चोरी छोड़ दूं। लादले अपनी सन की हरकतों से बादशाह के गुंडों को भगाता है। वो चिल्लाता है, मैं इंस्पेक्टर लादले हूँ, सबको जेल में डाल दूंगा, और अपनी लाठी हवा में लहराता है। बादशाह के गुंडे डरकर भागते हैं और एक गुंडा चिल्लाता है, भागो, ये पुलिस वाला पागल है। विक्की और विद्या चुपके से बादशाह के झोले में हाथ डालते हैं लेकिन सीडी नहीं मिलती। गांव में हंगामा मच जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बादशाह को पकड़ लिया जाता है। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं, विक्की ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन उसकी तलवार के साथ क्या राज है, कुछ तो गड़बड़ है। विक्की चिल्लाता है, बता मेरी सीडी कहाँ है। बादशाह मजे लेता है, कौन सी सीडी, मैंने तो सिर्फ टीवी और तलवार चुराई थी, कोई सीडी मेरे पास नहीं आई, शायद तुम्हारा कोई और सामान था। ये सुनकर विक्की का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचता है, तो फिर सीडी कहाँ गई। विद्या गुस्से में कहती है, विक्की अब सच बता, ये सीडी वाली बात क्या है, कब्रिस्तान तक ढूंढने गया, अब और क्या छुपाएगा। विक्की हकलाते हुए कहता है, वो हमारा हनीमून का वीडियो था, बस थोड़ा मजाक था, कुछ खास नहीं। विद्या पहले तो गुस्सा होती है, विक्की तूने ये क्या किया, अगर ये बाहर फैल गया तो मम्मी मुझे मार डालेंगी और तुझे जेल भिजवा देंगी। लेकिन फिर हंस पड़ती है, तू सच में बेवकूफों का सरदार है, इतना हंगामा एक वीडियो के लिए। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो गया, अब विद्या तेरा बैंड बजाएगी, मैं तो मजे लूंगी। लादले कहता है, चंदा मैं तो अभी भी तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारा डांस देखकर तो चोर भी सुधर जाए। अब फिल्म का आखिरी और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। विक्की और विद्या थक हार कर घर लौटते हैं। दोनों उदास हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, सीडी का राज बाहर आएगा या नहीं। विक्की बेड पर लेटता है और उससे कुछ खटकता है। वो बेड के नीचे झांकता है और क्या देखता है, वो सीडी वहीं पड़ी हुई है। दरअसल उस रात जब वो सीडी देख रहे थे, नींद में वो बेड से गिर गई थी और चोर सिर्फ सीडी प्लेयर और बाकी सामान ले गया था। सीडी को उसने देखा ही नहीं क्योंकि वो बेड के नीचे चली गई थी। विक्की चिल्लाता है, विद्या मिल गई, हमारी इज्जत बच गई। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो पागल है, इतना हंगामा कर दिया, एक सीडी के लिए कब्रिस्तान तक भागा, चोर बाजार में भटका और ये यहाँ पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। विक्की कहता है, विद्या अब इसे जला देते हैं ताकि फिर कोई बवाल न हो, ये सीडी मेरे लिए मुसीबत बन गई। विद्या हंसते हुए कहती है, नहीं रख लेते हैं, बाद में बच्चों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके पापा कितने बेवकूफ थे, कैसे चोर के पीछे भागे और सीडी बेड के नीचे पड़ी थी। उधर चंदा और लादले का रोमांस भी आगे बढ़ रहा है। लादले चंदा से कहता है, अब तो मैं तुम्हारे लिए बवासीर भी झेल लूंगा, तुम मेरे लिए चांद हो। चंदा हंसकर जवाब देती है, पहले मूंछे सवार लो फिर बात करना, और हाँ अपनी लाठी घर पर रख कर आना, वरना मैं डर जाऊंगी। गांव में सारा हंगामा शांत हो जाता है और विक्की विद्या अपनी जिंदगी में फिर से मस्ती शुरू कर देते हैं। अगले दिन चाय की दुकान पर गांव वाले गपशप करते हैं। विक्की ने चोर को पकड़ा, लेकिन उसकी सीडी का राज क्या था कोई नहीं जानता। चाचा जी कहते हैं, अरे जो भी
था। विक्की ने मजा करा दिया, गांव में इतना तमाशा तो कभी नहीं हुआ। और विक्की विद्या चुपके से हंसते हैं क्योंकि उनका छोटा सा सीक्रेट अब सुरक्षित था। बात शुरू होती है 1997 के ऋषिकेश से, जब गंगा का किनारा और पहाड़ों की ठंडी हवा इस छोटे से शहर को किसी सपनों की दुनिया जैसा बनाती थी। वो भी तब जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और वहाँ की तंग गलियां साइकिल की घंटियों, गायों की रवाहट और चाय की दुकानों की गपशप से दिन भर गुलजार रहती थी। यहाँ का माहौल ऐसा कि सुबह सूरज निकलते ही गंगा किनारे साधुओं की भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती, दोपहर को बच्चे स्कूल से भागते हुए गलियों में शोर मचाते और शाम होते होते चाय की दुकानों पर गांव वालों की गपशप शुरू हो जाती। कभी मौसम की बात, कभी पड़ोसी की चुगली और कभी किसी की शादी का किस्सा। यहाँ रहता है हमारा भाई विक्की, यानी विक्रम शर्मा राजकुमार राव। उम्र होगी कोई 28-30 साल। दुबला पतला सा चेहरा, ऐसा कि देखकर लगे कोई शरारती बच्चा बड़ा हो गया हो। आंखों में चमक, होठों पर हंसी और बातों में ऐसा जादू कि सामने वाला हंसते हंसते पेट पकड़ ले। विक्की पेशे से मेहंदी आर्टिस्ट है और गांव में उसका ऐसा नाम कि हर शादी ब्याह में उसकी डिमांड रहती है। लड़कियां उसे बुलाती हैं और कहती हैं, विक्की भैया मेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाना कि दूल्हा देखते ही फ्लैट हो जाए, ऐसा डिजाइन बना कि सास की आंखें फटी रह जाए और नंद जल भुन जाए। वो अपने टैलेंट पर इतना इतराता है कि हर बार कहता है, मैं तो मेहंदी का हुसैन हूँ भाई, मेरे हाथों में जादू है, जो देखे वो मेरा दीवाना हो जाए। मेरी मेहंदी देखकर लोग कहते हैं, विक्की तूने तो कमाल कर दिया। उसकी जिंदगी का असली रंग है विद्या तृप्ति डिमरी, एक खूबसूरत, जिद्दी और थोड़ी चुलबुली लड़की जो पेशे से डॉक्टर है। लेकिन सच कहूँ तो फिल्म में उसका डॉक्टरी का टैलेंट बस नाम का है। न कोई मरीज दिखता है, न ही वो कभी स्टेथोस्कोप लटकाए नजर आती है। बस उसकी मुस्कान, शरारतें और वो प्यारी सी अदा ही उसकी असली पहचान है। विद्या का चेहरा ऐसा कि गांव की औरतें कहती हैं, ये तो अपनी माँ शांति पर गई है, लेकिन गुस्सा थोड़ा कम है। और लड़के कहते, विद्या को देखकर तो दिल धक धक करता है, लेकिन विक्की का नाम सुनते ही सबकी हवा निकल जाती है। विक्की और विद्या की लव स्टोरी बचपन से चली आ रही है। स्कूल के दिनों में दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और विक्की की शरारतें विद्या को हमेशा हंसाती थी। एक बार की बात है, स्कूल में मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और विक्की ने चुपके से विद्या की कॉपी में मेहंदी से उसका नाम लिख दिया, विद्या। विद्या ने देखा तो गुस्से में चिल्लाई, विक्की ये क्या बदतमीजी है, मास्टर जी को बताऊंगी। लेकिन विक्की हंसते हुए बोला, अरे मास्टर जी को बता दे, लेकिन पहले ये बता मेरी मेहंदी कैसी लगी। विद्या गुस्सा दिखाते हुए भी चुपके से मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे विक्की की ये शरारतें अच्छी लगती थीं। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद विद्या ने कहा, विक्की मुझे गोलगप्पे खाने हैं। विक्की पास की चाट की दुकान पर गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके जेब में बस 2 चवन्नियां थीं, जो गोलगप्पे के लिए काफी नहीं थी। उसने चाट वाले से कहा, भैया 2 गोलगप्पे दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। चाट वाला बोला, नहीं पहले पैसे। तो विक्की ने चुपके से 4 गोलगप्पे चुरा लिए और भागकर विद्या के पास पहुंचा। विद्या को गोलगप्पे दिए और हंसते हुए कहा, ये तेरे लिए, खा ले। लेकिन तभी चाट वाला पीछे से आया और विक्की को पकड़ लिया, 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाया, अबे चोर, मेरे गोलगप्पे चुराए। विक्की हंसते हुए बोला, भैया ये थप्पड़ विद्या के प्यार के आगे कुछ भी नहीं, उसके लिए तो मैं पूरी दुकान चुरा लूं। विद्या को ये सुनकर हंसी छूट गई और वो गोलगप्पे खाते हुए बोली, विक्की तू सच में पागल है, लेकिन मेरा पागल है। उस दिन से दोनों का प्यार पक्का हो गया। एक बार स्कूल की छत पर विक्की ने चुपके से चाक से लिख दिया था, विक्की लव्स विद्या, और मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया, कान पकड़कर कहा, अबे ये क्या लिखा। विक्की हंसते हुए बोला, सर ये मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस है, आपको पसंद आए। मास्टर जी ने उसे डांटा और 2 दिन स्कूल के बाहर खड़ा रखा, लेकिन विद्या चुपके से हंस रही थी। गांव की चाय की दुकान पर चाचा जी हर बार कहते, ये विक्की विद्या के पीछे भागता है, लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन। एक बार गांव के मेले में विक्की ने विद्या के लिए गुब्बारा जीता था। वो गुब्बारे वाला खेल खेला जिसमें 5 रुपये में 3 तीर मिलते थे। विक्की ने तीनों तीर मारे और तीनों गुब्बारे फोड़े। विद्या को लाल गुब्बारा देकर कहा, ये तेरे लिए, मेरे दिल की तरह। विद्या ने हंसते हुए कहा, विक्की तेरा दिल तो फटने वाला है। लेकिन वो गुब्बारा लेकर खुश हो गई। गांव वालों को पता था कि विक्की और विद्या एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी राह में एक बड़ी रुकावट थी, विद्या के मम्मी पापा। विद्या के मम्मी पापा यानी शांति देवी, अर्चना पूरन सिंह और राम प्रसाद राकेश बेदी अपनी बेटी की शादी कहीं और फिक्स करना चाहते थे।
शांति देवी एक तेज तर्रार औरत थी, जिसकी आवाज इतनी तेज कि गंगा के उस पार तक सुनाई दे। वो हर वक्त गांव में अपनी धाक जमाने की कोशिश करती थी और उसका गुस्सा ऐसा कि लोग उससे डरते थे। उसकी फेवरेट लाइन थी, मेरी विद्या को ऐसा लड़का चाहिए जो सेटल हो, बैंक में नौकरी करे, बड़ा घर बनाए, गाड़ी ले, कोई मेहंदी वाला नहीं चलेगा जो दिन भर हाथ रंगता रहे। वो गांव की औरतों से कहती, देखो मेरी विद्या पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसे कोई ढंग का लड़का चाहिए, कोई आवारा नहीं। लेकिन सच तो ये था कि विद्या का डॉक्टरी का टैलेंट बस कागजों तक था। वो कभी गांव के डिस्पेंसरी में भी नहीं गई, बस घर पर बैठकर किताबें पढ़ती थी। शांति देवी को अपने जमाने की यादें थी। वो बताती थी, जब मेरी शादी हुई तो राम प्रसाद के पास साइकिल थी, लेकिन मैंने कहा पहले घर बनाओ फिर बात करो। राम प्रसाद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला पति था, थोड़ा डरपोक, थोड़ा मजाकिया। वो दिन भर चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारता था और उसका फेवरेट टाइम पास था समोसे खाना। एक बार चाय की दुकान पर वो चाचा जी से कह रहा था, विक्की अच्छा लड़का है, मेहंदी लगाने में उस्ताद है, लेकिन शांति को तो बस पैसा चाहिए। चाचा जी ने जवाब दिया, अरे राम प्रसाद, तू तो बीवी का गुलाम है, कुछ बोलता क्यों नहीं। राम प्रसाद हंसते हुए बोला, चाचा घर में शांति चाहिए तो शांति की बात माननी पड़ती है, वरना वो मुझे समोसे खाने से रोक देगी। इन दोनों ने विद्या के लिए एक वकील चुना था। नाम था वीरेंद्र मनजोत सिंह, जो दिखने में ठीक ठाक था, चश्मा लगाता था, बाल संवारे हुए और कोर्ट में छोटे मोटे केस लड़ता था, जैसे गाय चुराने का केस या पड़ोसी से झगड़े का। लेकिन बातचीत में वो इतना बोरिंग था कि उसकी बातें सुनकर नींद आ जाए। पहली मुलाकात में वो विद्या से कहता है, मुझे चाय में चीनी कम चाहिए और जिंदगी में नियम ज्यादा, सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे कोर्ट जाना, 10 बजे सोना और हफ्ते में एक बार मंदिर। विद्या मन ही मन सोचती है, ये तो मेरे साथ पूरी जिंदगी कोर्ट की फाइल पढ़वाएगा और मैं बोर होकर मर जाऊंगी। मुझे तो विक्की चाहिए जो मुझे हंसाए नचाए। उसे वीरेंद्र से शादी का जरा भी मन नहीं था और वो विक्की के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि ये रिश्ता टूट जाए। उधर विक्की के घर का माहौल भी कम मजेदार नहीं था। उसके दादाजी टीकू तलसानिया पुराने जमाने के इंसान थे, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हर वक्त अपने खानदान की इज्जत की बात करते थे। उनके पास एक खानदानी तलवार थी जो उनके दादा परदादा के जमाने से चली आ रही थी। वो हर बार विक्की को बुलाकर कहते, बेटा ये तलवार हमारे खानदान की शान है, इसे संभाल कर रखना, कहते हैं इसमें सोने की परत चढ़ी थी, लेकिन अब तो जंग लग गया है, फिर भी ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। विक्की मन ही मन सोचता, दादाजी तलवार से क्या होगा, मुझे तो विद्या की मेहंदी लगानी है और उसकी मुस्कान मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। फिर थी विक्की की बहन चंदा, मल्लिका शेरावत, जो एकदम बिंदास और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे शादी का नाम सुनते ही चक्कर आता था और वो गांव में अपने डांस और स्टाइल से सबको चौंका देती थी। चंदा की फेवरेट लाइन थी, शादी वो जेल है जिसमें खाना भी खुद बनाना पड़ता है और जमानत भी नहीं मिलती, मैं तो आजाद परिंदा हूँ। गांव में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम भी चंदा अर्चना पटेल था। ये चंदा थोड़ी सीधी सादी थी, हर वक्त झाड़ू पोंछा करती रहती थी और इन दोनों चंदाओं के नाम की वजह से गांव में कंफ्यूजन बना रहता था। एक बार गांव की आंटी चिल्लाई, चंदा चाय बना, तो दोनों चंदाएं एक साथ पूछने लगी, कौन वाली चंदा। आंटी तंग आकर बोली, अरे जो डांस नहीं करती वही झाड़ू वाली। अब कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब विद्या की सगाई का दिन नजदीक आता है। शांति देवी ने पूरा गांव बुलाया है, मोहल्ले की औरतें, चाय की दुकान वाले चाचा जी, यहाँ तक कि गाय चराने वाला ग्वाला भी सगाई में शामिल है। घर को फूलों से सजाया गया है, दरवाजे पर आम के पत्तों की माला टंगी है और शांति देवी हर किसी को ऑर्डर दे रही है, देखो मेहमानों को समोसे खिलाना और हाँ, चाय में चीनी ज्यादा मत डालना। राम प्रसाद चुपके से समोसे खा रहा है और शांति उसे डांटती है, अरे मेहमानों के लिए रख, तू तो पहले ही खत्म कर देगा। विद्या को वीरेंद्र से शादी का कोई शौक नहीं और वो रात को विक्की से मिलती है गंगा किनारे, जहां दोनों अक्सर चुपके से मिलते थे। वहां का माहौल ऐसा कि गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज करती और दूर मंदिर की घंटियां बजती। विद्या कहती है, विक्की कुछ कर, वरना मैं इस बोरिंग वकील के साथ फंस जाऊंगी। मुझे उसकी चीनी कम वाली चाय नहीं पीनी, मुझे तो तेरे साथ गोलगप्पे खाने हैं। विक्की का दिमाग चलता है और वो कहता है, चिंता मत कर, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वीरेंद्र खुद सगाई तोड़ देगा, बस तू मेरे साथ दे। सगाई वाले दिन वो विद्या के घर पहुंचता है जहां मेहंदी की रस्म चल रही है। गांव की औरतें बैठी हैं, कोई गाना गा रही है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, तो कोई चुगली कर रही है,
शांति की बेटी को वकील मिला, अब तो बड़ा घर बनवाएगी, लेकिन सुना है वो लड़का बहुत सख्त है। विक्की को मेहंदी लगाने का मौका मिलता है क्योंकि शांति देवी को उसकी कला पर भरोसा है। वो कहती है, विक्की, मेरी विद्या के हाथों पर सबसे अच्छी मेहंदी लगाना, ऐसा डिजाइन बना कि सब देखते रह जाएं। विक्की विद्या के हाथों पर मेहंदी लगाने बैठता है और चुपके से उसमें लिख देता है, विक्की विद्या फॉरएवर। वो मेहंदी में फूल, पत्तियां और मोर का ऐसा डिजाइन बनाता है कि हर कोई देखकर दंग रह जाता है। गांव की एक आंटी कहती है, वाह विक्की, तेरे हाथों में तो जादू है, ऐसा डिजाइन तो हमने कभी नहीं देखा। विद्या चुपके से विक्की को आंख मारती है और दोनों मन ही मन हंसते हैं। सगाई की रस्म शुरू होती है और विद्या अपनी मेहंदी वीरेंद्र को दिखाती है। वीरेंद्र पहले तो मेहंदी देखकर खुश होता है, कहता है, बहुत अच्छी मेहंदी है। लेकिन जब वो विक्की विद्या फॉरएवर पढ़ता है तो उसका मुंह लटक जाता है। वो गुस्से में पूछता है, ये क्या माजरा है, ये विक्की कौन है? विक्की मजे में मंच पर चढ़ता है और कहता है, अरे भाई, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी में अपनी साइनेचर डाल दी, इसमें बुरा क्या है, हर आर्टिस्ट अपने काम पर नाम लिखता है। फिर वो विद्या की हाइट बताता है, 5 फीट 4 इंच, वेट बताता है 50 किलो, और यहाँ तक कि कहता है उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल है और दाएं हाथ की कलाई पर बचपन का एक निशान, जो उसे तब लगा था जब वो स्कूल में मेरे साथ साइकिल से गिर गई थी। और हाँ, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, खासकर तीखे वाले। ये सुनकर वीरेंद्र का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाता है, ये लड़का विद्या को इतना कैसे जानता है? इनका चक्कर चल रहा है, ये तो मेरे साथ धोखा है। शांति देवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है, विक्की, तूने मेरी बेटी की इज्जत पर धब्बा लगाया, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वीरेंद्र सगाई तोड़ देता है, कहता है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका नाम किसी और के साथ जुड़ा हो, मेरा कोर्ट में नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे वकील की सगाई टूटी। शांति देवी गुस्से में चीखती है, जिसने सगाई तोड़ी वही अब शादी करे, ये हमारी इज्जत का सवाल है, वरना गाँव में क्या मुंह दिखाऊंगी। राम प्रसाद चुपके से हंसता है, चलो समोसे का खर्चा तो बच गया, और विक्की भी बुरा नहीं है, कम से कम मेहंदी तो फ्री में लगाएगा। गांव वाले भी मजे लेते हैं। चाचा जी कहते हैं, अरे ये तो फिल्मी ट्विस्ट हो गया, वकील भागा और मेहंदी वाला जीत गया। और बस विक्की की लॉटरी लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है, वाह विद्या, तेरा प्लान तो सुपरहिट रहा, अब तू मेरी और मैं तेरा। इस तरह विक्की और विद्या की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है और गांव में धूम मचती है। दादाजी अपनी तलवार लेकर रस्म करते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को तलवार के नीचे से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं, ये हमारी परंपरा है, इससे रिश्ता मजबूत होता है। चंदा मल्लिका वाली स्टेज पर डांस करती है। ऐसा डांस की गांव के लड़के सीटियां मारने लगते हैं और एक लड़का चिल्लाता है, चंदा, तू तो सपनों की रानी है। दूसरी चंदा नौकरानी सबको पानी पिलाती है और शिकायत करती है, मुझे भी डांस करना है, लेकिन झाड़ू कौन लगाएगा? शांति देवी अभी भी गुस्से में है, लेकिन राम प्रसाद उसे समझाता है, देखो विक्की अच्छा लड़का है और विद्या खुश है, अब गुस्सा छोड़ दो। वो जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मेहंदी वाला कभी सेटल नहीं होगा। शादी में गांव वाले नाचते गाते हैं, ढोल बजता है और विक्की विद्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्की कहता है, विद्या, अब तू मेरी बीवी है। विद्या हंसते हुए कहती है, और तू मेरा पागल पति। शादी के बाद विद्या के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा अब वैष्णो देवी जाओ, माता का आशीर्वाद ले आओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो, वहां जाकर मन्नत मांगना कि तुम्हारी जिंदगी सुखी रहे। लेकिन विक्की का दिमाग तो बॉलीवुड स्टाइल में चलता है। वो विद्या से कहता है, वैष्णो देवी तो बाद में चले जाएंगे, पहले गोवा चलते हैं, असली हनीमून मनाएंगे, बीच पर नाचेंगे, समंदर देखेंगे, मजे करेंगे, फिल्मी स्टाइल में रोमांस करेंगे। विद्या पहले तो नखरे करती है, विक्की ये क्या पागलपन है, मम्मी पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा, वो कहेंगे कि हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन विक्की उसे मनाता है, अरे शादी हमारी है, हनीमून भी हमारा होगा, मम्मी पापा को बाद में मना लेंगे, तू बस मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिप दूंगा, ऐसा हनीमून की तू कभी न भूले। उसकी शरारती मुस्कान और प्यार भरी बातों में विद्या पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो तुझसे निपटूंगी, और हाँ, गोवा में मुझे गोलगप्पे खिलाना। दोनों गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन का सफर मजेदार होता है। विक्की विद्या के लिए चाय वाले से चाय खरीदता है और गलती से गर्म चाय अपने हाथ पर गिरा लेता है। चिल्लाता है, आह विद्या, ये सब तेरे लिए। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू सच में पागल है, चाय ठंडी करके लाया कर।
ट्रेन में एक चाचा जी बैठे थे जो विक्की की हरकतें देखकर कहते हैं, बेटा तू तो नया नया दूल्हा लगता है, बीवी के लिए इतना जोश। विक्की हंसते हुए कहता है, चाचा ये जोश तो अभी शुरू हुआ है। गोवा पहुंचते हैं तो विक्की बीच पर विद्या को नचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, चल एक फिल्मी गाना गाते हैं। और सूरज हुआ मध्यम गाने लगता है, लेकिन लहर आती है और वो गलती से समंदर में गिर जाता है। विद्या उसे बचाने जाती है और दोनों हंसते हंसते भीग जाते हैं। विद्या कहती है, विक्की तू तो नाचने के चक्कर में डूब गया। विक्की जवाब देता है, तेरे प्यार में डूबना तो बनता है। होटल में एक रात वो एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाता है जो उसने किसी ढाबे से चुराई थी। उसमें लिखा है कि अमेरिकन कपल्स अपनी शादीशुदा जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए कुछ खास वीडियो बनाते हैं। वो विद्या से कहता है, चल ना हम भी ऐसा कुछ करें, बाद में देखकर हंसेंगे, अपनी यादें संजो लेंगे, ये हमारा पर्सनल सीक्रेट रहेगा। विद्या पहले तो शर्माती है, विक्की ये गलत तो नहीं, कोई देख लेगा तो, मम्मी को पता चला तो मुझे जेल भेज देंगी। लेकिन विक्की उसे तसल्ली देता है, अरे कौन देखेगा, ये तो बस हम दोनों के लिए है, सीडी में डालकर लॉक कर देंगे, ये हमारा छोटा सा खजाना होगा और कोई नहीं जान पाएगा। आखिरकार विद्या मान जाती है। दोनों एक पुराना कैमरा सेट करते हैं जो विक्की ने अपने दोस्त से उधार लिया था। कैमरा इतना पुराना कि उसकी बैटरी बार बार निकल जाती है और विक्की उसे टेप से चिपकाता है, कहता है, ये कैमरा तो दादाजी की उम्र का है लेकिन काम करेगा। फिर लाइट्स ठीक करते हैं, कमरे में लाल बल्ब लगाते हैं। विक्की कहता है, लाल बल्ब से फिल्मी फील आएगा। और वो वाला वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा रोमांस, थोड़ी शरारत और ढेर सारी हंसी मजाक। वीडियो में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है। विद्या हंसते हंसते उसे धक्का देती है और दोनों मजे में डांस भी करते हैं। विक्की कहता है, विद्या तू तो हेमा मालिनी लग रही है। विद्या जवाब देती है, और तू धर्मेंद्र की बजाय चंपक चाचा, तेरे डांस से तो कुत्ते भाग जाएं। दोनों हंसते हैं और वीडियो को सीडी में डालकर रख देते हैं। सीडी को वो अपने सूटकेस में डालते हैं और सोचते हैं कि इसे घर ले जाकर संभाल कर रखेंगे। विक्की कहता है, ये हमारी पहली यादगार रात का तोहफा है। ऋषिकेश वापस लौटते हैं तो एक रात दोनों मजे में बैठकर वो सीडी देखने का प्लान बनाते हैं। विक्की घर का पुराना सीडी प्लेयर निकालता है जो उसके दादाजी के जमाने का है। प्लेयर इतना पुराना कि कभी कभी अटक जाता है और आवाज में भिनभिनाहट आती है। वो सीडी डालते हैं और वीडियो शुरू होता है। पहले सीन में विक्की विद्या को किस करने की कोशिश करता है और विद्या हंसते हुए उसे धक्का दे देती है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट होने लगते हैं। विक्की कहता है, देख विद्या तू कितनी क्यूट लग रही है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। विद्या जवाब देती है, और तू कितना बेवकूफ लग रहा है, ये डांस तो कुत्ते भी बेहतर करते हैं, तेरे पैर तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। फिर एक सीन में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है और विद्या चिल्लाती है, विक्की रुक जा वरना मैं तुझे मारूंगी। लेकिन दोनों हंसते हंसते थक जाते हैं। गोवा की थकान और शादी का जोश अभी तक खत्म नहीं हुआ था तो दोनों को नींद आ जाती है। सीडी प्लेयर चलता रहता है और वो उसमें ही रह जाती है। विक्की का हाथ विद्या के कंधे पर और दोनों सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अब रात को असली बवाल होता है। विक्की के घर में चोरी हो जाती है। चोर खिड़की से घुसता है जो विक्की ने रात को खुली छोड़ दी थी। वो सोचता था गर्मी है, हवा आएगी। चोर घर से टीवी, सीडी प्लेयर और वो खानदानी तलवार तक ले उड़ता है। तलवार को वो दीवार से उतारता है और हंसते हुए सोचता है, ये तो फिल्मी सामान है, चोर बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। सुबह विक्की की नींद खुलती है तो उसकी सांस अटक जाती है। सीडी गायब। वो बेड के आसपास देखता है, अलमारी खंगालता है, सूटकेस उलट पलट करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। विद्या उठती है और पूछती है, विक्की क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों रहा है, सपने में भूत देखा क्या? वो झूठ बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार चोरी हो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अंदर से उसका दिल धक धक कर रहा है। वो सोचता है, अगर ये सीडी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो गांव में हल्ला मच जाएगा। लोग कहेंगे विक्की ने अपनी सुहागरात का वीडियो बनाया और अब सबके सामने आ गया, शांति देवी मुझे जिंदा गाड़ देंगी। विद्या को कुछ शक होने लगता है क्योंकि विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। वो पूछती है, विक्की सच बता, तू कुछ छुपा रहा है ना, तलवार के साथ और क्या गया? विक्की हंसते हुए कहता है, अरे क्या छुपाऊंगा, बस तलवार की टेंशन है, दादाजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन विद्या का दिमाग चल रहा है और वो सोचती है, देखती हूँ ये क्या गुल खिला रहा है, शादी के बाद भी इसका पागलपन नहीं गया।
अब विक्की अपनी बहन चंदा मल्लिका वाली को सारी बात बताता है। चंदा उस वक्त अपने कमरे में बैठी नाखून पॉलिश लगा रही थी, लाल रंग की पॉलिश जो उसे गांव के मेले से मिली थी। जैसे ही विक्की ने कहा चंदा हमारी सीडी चोरी हो गई, वो हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़ी और पॉलिश की बोतल फर्श पर फैल गई। विक्की तूने तो कमाल कर दिया, सुहागरात का वीडियो बनाया और अब चोर के हाथ लग गया, ये तो गांव की सबसे बड़ी गपशप बन जाएगी। अब तो चाय की दुकान पर चाचा जी कहेंगे विक्की ने अपनी फिल्म बनाई और चोर को डायरेक्टर बना दिया। वो मजे लेती है, अब तू स्टार बन जाएगा, लेकिन गलत वजह से। सोच अगर ये सीडी गांव में चल गई तो लोग तुझे देखकर क्या कहेंगे। अरे ये तो विक्की है जिसका वीडियो चोर ले गया। विक्की उसे डांटता है, चंदा मजाक मत कर, ये इज्जत का सवाल है, कुछ कर, अगर विद्या को पता चला तो वो मेरा मर्डर कर देगी और शांति देवी मुझे जेल भिजवा देंगी। चंदा हंसते हुए कहती है, ठीक है ढूंढते हैं, लेकिन अगर सीडी मिली तो पहले मैं देखूंगी। देखना है तूने क्या करतब दिखाए हैं और विद्या ने कैसे तुझे धक्का मारा। विक्की उसे घूरता है लेकिन फिर हंस पड़ता है क्योंकि चंदा का मजाक ही उसकी ताकत है। चंदा कहती है, चल पहले गांव में खबर फैलने से रोकते हैं, फिर देखते हैं चोर कौन है, शायद चोर बाजार में मिल जाए। उधर चोरी की खबर गांव में फैलती है और लोग गपशप शुरू कर देते हैं। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं, विक्की के घर से तलवार चोरी हो गई, लेकिन कुछ और भी गया है, वो बता नहीं रहा, शायद कोई कीमती चीज। कोई कहता है शायद पैसा था, तो कोई मजे लेता है, नहीं शायद विद्या की मेहंदी की किट थी, विक्की तो उसका दीवाना है। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता। पुलिस को खबर होती है और इंस्पेक्टर लादले विजय राज की एंट्री होती है, एक ऐसा पुलिस वाला जिसे बवासीर की वजह से कभी बैठने की इजाजत नहीं मिलती और जो हर वक्त अपनी मूंछों पर ताव देता रहता है। लादले की जिंदगी में दो ही मकसद है, एक तो अपराधियों को पकड़ना और दूसरा अपनी बवासीर का इलाज ढूंढना। वो घर में आता है और चंदा मल्लिका वाली को देखते ही फिदा हो जाता है। वो कहता है, मैं इस चोरी को सुलझाऊंगा, लेकिन पहले आपका नाम जान सकता हूँ। चंदा हंसकर जवाब देती है, चंदा लेकिन तुम्हारी मूंछों से बड़ी चांदनी मेरे पास नहीं, और हाँ अपनी बवासीर का ध्यान रखना। लादले का चेहरा लाल हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता और चोरी की जांच छोड़कर चंदा को पटाने में लग जाता है। वो चंदा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चंदा मजे लेती है, पहले अपनी बवासीर का इलाज करवा लो, फिर तारे तोड़ना, वरना तारे तोड़ते वक्त दर्द से चिल्लाओगे और मैं हंसूंगी। ये सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं और लादले का मुंह लटक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये चंदा तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, लेकिन क्या खूबसूरत मुसीबत है, इसके लिए तो बवासीर भी बर्दाश्त कर लूं। विक्की अब विद्या को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चला तो वो गुस्से में उसका गला दबा देगी और शांति देवी उसे जेल भिजवा देंगी। वो चंदा से कहता है, चल सीडी ढूंढते हैं, लेकिन विद्या को मत बताना, अगर उसे पता चला तो मेरी शादी का पहला महीना जेल में बीतेगा और तू भी नहीं बचेगी। चंदा हंसते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर विद्या को पता चला तो मैं नहीं बचाऊंगी, वो तुझे पीटेगी और मैं मजे लूंगी, शायद पॉपकॉर्न लेकर बैठूं। विक्की चोर बाजार पहुंचता है जहां चुराया हुआ सामान बिकता है। वहां उसे बादशाह मस्तलीक मिलता है, एक चालू चोर जो चोरी करने में माहिर है और मजाक करने में उससे भी ज्यादा। बादशाह विक्की के चुराए हुए चश्मे पहने हुए है, वो चश्मे जो विक्की ने अपनी शादी में पहने थे, काले फ्रेम वाले जो उसे थोड़ा स्मार्ट दिखाते थे। लेकिन विक्की उसे पहचानता नहीं क्योंकि वो घबराहट में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। बादशाह मजे लेता है, भाई मैं पुलिस का आदमी हूँ, तेरा सामान ढूंढ दूंगा, बस थोड़े पैसे दे दे, 100 रुपये में सौदा पक्का। विक्की उसकी बातों में आ जाता है और उसे 100 रुपये दे देता है। वो सोचता है, अगर ये पुलिस वाला है तो शायद मदद कर दे, 100 रुपये से सीडी मिल जाए तो सस्ता सौदा है। बादशाह उसे इधर उधर घुमाता है, कभी कहता है, तेरी तलवार उस दुकान में देखी थी, वहाँ देख। कभी कहता है, टीवी यहाँ बिका था, उस ठेले पर जा। लेकिन सीडी का कोई अता पता नहीं। बादशाह मन ही मन हंस रहा है, ये बेवकूफ मुझे पैसे दे रहा है और मैंने ही उसका सामान चुराया है, क्या मजेदार खेल है। विक्की घंटों चोर बाजार में भटकता है, एक दुकान पर जाता है जहां पुराने टीवी बिक रहे हैं, लेकिन उसका टीवी नहीं मिलता। दुकानदार कहता है, कल एक टीवी आया था लेकिन बिक गया, अब अगले हफ्ते आना। फिर एक ठेले पर तलवारें देखता है, लेकिन वो दादाजी की तलवार नहीं होती। वो ठेले वाला कहता है, ये तलवार 200 रुपये की है, लेगा क्या।
विक्की कहता है, नहीं मुझे अपनी वाली चाहिए। वो थककर बादशाह से कहता है, भाई कुछ तो बता, मेरा सामान कहाँ है, तेरे 100 रुपये बेकार गए। बादशाह हंसते हुए कहता है, अरे धीरज रख, चोर बाजार में सब मिलता है, लेकिन टाइम लगता है, तू 2 दिन बाद आ, शायद कुछ मिल जाए। उधर विद्या को अब पूरा शक हो गया है। वो विक्की से पूछती है, विक्की तू बार बार कहाँ भाग रहा है, सच बता, क्या छुपा रहा है तलवार के साथ और क्या गया। विक्की बहाना बनाता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, उनकी आखिरी निशानी है। विद्या उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चुपके से उसकी जासूसी शुरू कर देती है। वो चंदा नौकरानी वाली से पूछती है, चंदा विक्की आजकल क्या कर रहा है। चंदा जवाब देती है, पता नहीं भाभी, वो तो सुबह से बाहर भाग रहा है, कहता है तलवार ढूंढने जा रहा हूँ। विद्या का शक और गहरा हो जाता है और वो सोचती है, विक्की अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, शादी के बाद भी तेरा ये पागलपन नहीं गया। अब कहानी में मजा तब और बढ़ता है जब विक्की को पता चलता है कि दादाजी की तलवार एक टूरिस्ट के पास है जो चोर बाजार से खरीद कर ले गया था। वो चोर बाजार में चाबी वाले चाचा से मिलता है, एक अजीब सा बूढ़ा जिसके पास हर ताले की चाबी है और जो हर वक्त फिलॉसफी झाड़ता है। चाचा के दांत पीले हो चुके हैं और वो पान चबाते हुए कहता है, बेटा जिंदगी एक चाबी है, सही ताले में लगाओ सब खुल जाएगा, तेरी तलवार भी कहीं न कहीं होगी, बस सही चाबी ढूंढ। विक्की तंग आकर कहता है, चाचा मुझे तलवार चाहिए, चाबी नहीं, बताओ ना कहाँ है। चाचा हंसता है और बताता है कि तलवार एक टूरिस्ट को बिकी थी जो गंगा किनारे घूम रहा है। वो कहता है, वो टूरिस्ट गोरा है, लंबा चौड़ा, तलवार को कमर में लटकाए घूम रहा है। विक्की वहां पहुंचता है और टूरिस्ट को ढूंढता है। वो टूरिस्ट एक विदेशी है जो तलवार को कमर में लटकाए गंगा में फोटो खींच रहा है और अपने दोस्तों से कह रहा है, देखो मैं इंडियन योद्धा हूँ। विक्की उससे कहता है, भाई ये मेरी तलवार है, वापस दे दो, ये मेरे दादाजी की निशानी है। टूरिस्ट कहता है, मैंने 500 रुपये में खरीदी, अब 1000 दो तो दूंगा, ये तो मेरे लिए स्मारिका है। विक्की के पास पैसे नहीं तो वो चंदा को फोन करता है। चंदा अपने डांस का जादू लेकर आती है। वो टूरिस्ट के सामने ऐसा डांस करती है कि टूरिस्ट अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो कजरा रे गाने पर नाचती है और टूरिस्ट कहता है, वाह ये तो बॉलीवुड है, मुझे इंडिया पसंद आ गया। वो मजे में तलवार मुफ्त में दे देता है और कहता है, तुम लोग कमाल हो। विक्की खुश होकर कहता है, चंदा तू तो जादूगरनी है, तेरे डांस ने टूरिस्ट को पिघला दिया। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, अब सीडी ढूंढ वरना विद्या तेरा बैंड बजा देगी। लेकिन सीडी अभी भी नहीं मिली। उधर लादले और चंदा का रोमांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। लादले चंदा को इम्प्रेस करने के लिए कविताएं सुनाता है, तेरी आंखें चांद सी, तेरा चेहरा फूल सा। लेकिन उसकी कविताएं इतनी बेकार हैं कि चंदा हंस हंस कर पेट पकड़ लेती है। लादले तू पुलिस वाला बनके ठीक है, शायर मत बन, तेरी कविता से तो मेरी बिल्ली भी भाग जाएगी। विक्की का छोटा भाई भी बीच बीच में मजे लेता है। वो लादले से कहता है, चाचा आपकी मूंछें तो हीरो जैसी हैं, लेकिन बातें चवन्नी जैसी, चंदा दीदी को ऐसे नहीं पटा पाओगे। लादले गुस्से में उसे डांटता है, चुप कर छोटे, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरे भाई को तो अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन चंदा के सामने फिर हंसने लगता है। चंदा सोचती है, ये लादले तो पागल है, लेकिन मजेदार पागल है, शायद इसे एक मौका दूं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विक्की को खबर मिलती है कि कोई कब्रिस्तान में उस सीडी के साथ कुछ कर रहा है। वो चंदा को लेकर रात को कब्रिस्तान जाता है और विद्या भी चुपके से उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि वो अब विक्की की हर हरकत पर नजर रख रही है। कब्रिस्तान का माहौल ऐसा कि रूह कांप जाए, हवा में सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे और ऊपर से उल्लू की आवाज घूघू। विक्की के पास एक पुरानी टॉर्च थी जो बार बार बंद हो रही थी। वो उसे टोकता है और कहता है, ये टॉर्च भी मेरे खिलाफ हो गई। वो डर के मारे कांप रहा है, चीखता है, भूत है, भूत है। चंदा तू आगे चल, तुझे तो डर नहीं लगता। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू मर्द बन, डर मत, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है। विद्या उसका हाथ पकड़ लेती है, विक्की डर मत, मैं हूं ना, लेकिन तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है, सच बता। विक्की हकलाते हुए कहता है, बस तलवार की खबर मिली थी, शायद यहाँ बिकी हो। लेकिन विद्या को अब यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक साया दिखता है जो कब्रों के बीच से गुजर रहा है, काला साया जो धीरे धीरे चल रहा था।
विक्की चिल्लाता है, देखो भूत, और गलती से एक कब्र पर गिर पड़ता है। उसके ऊपर मिट्टी गिरती है और वो चीखता है, मुझे भूत ने पकड़ लिया, चंदा, विद्या, मुझे बचाओ। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो फिल्म का हीरो बन गया, उठ, ये कब्र है, भूत नहीं। विद्या डर से चीखती है लेकिन फिर हंस पड़ती है, विक्की तू सच में पागल है। जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक नशेड़ी था जो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। वो कहता है, मैंने कोई सीढ़ी नहीं देखी, यहाँ तो बस मैं और मेरी बोतल है, तुम लोग मुझे सोने दो, रात को यहाँ शांति मिलती है। विक्की निराश हो जाता है और सोचता है, बस अब तो इज्जत गई, ये सीडी कहीं ना कहीं फैल जाएगी और मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन चंदा उसे हिम्मत देती है, विक्की तू हार मत मान, सीडी मिलेगी, चल आगे ढूंढते हैं। विद्या अब गुस्से में कहती है, विक्की ये सीडी क्या है, सच बता वरना मैं मम्मी को बुलाऊंगी और फिर तू देखना। विक्की डर जाता है लेकिन चुप रहता है, सोचता है अब तो मुसीबत डबल हो गई, विद्या को कैसे समझाऊं। आखिर में पता चलता है कि असली चोर बादशाह ही था और वो सीडी को चोर बाजार में बेचने की फिराक में है। विक्की, विद्या, चंदा और लादले मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। चंदा अपने डांस से बादशाह को लुभाती है। वो ऐसा डांस करती है कि बादशाह अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसके गुंडे भी ताली बजाने लगते हैं। वो कजरा रेक पर नाचती है और बादशाह कहता है, ये तो मेरे सपनों की रानी है, इसके लिए तो मैं चोरी छोड़ दूं। लादले अपनी सन की हरकतों से बादशाह के गुंडों को भगाता है। वो चिल्लाता है, मैं इंस्पेक्टर लादले हूँ, सबको जेल में डाल दूंगा, और अपनी लाठी हवा में लहराता है। बादशाह के गुंडे डरकर भागते हैं और एक गुंडा चिल्लाता है, भागो, ये पुलिस वाला पागल है। विक्की और विद्या चुपके से बादशाह के झोले में हाथ डालते हैं लेकिन सीडी नहीं मिलती। गांव में हंगामा मच जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बादशाह को पकड़ लिया जाता है। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं, विक्की ने चोर को पकड़ लिया लेकिन उसकी तलवार के साथ क्या राज है, कुछ तो गड़बड़ है। विक्की चिल्लाता है, बता मेरी सीडी कहाँ है। बादशाह मजे लेता है, कौन सी सीडी, मैंने तो सिर्फ टीवी और तलवार चुराई थी, कोई सीडी मेरे पास नहीं आई, शायद तुम्हारा कोई और सामान था। ये सुनकर विक्की का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचता है, तो फिर सीडी कहाँ गई। विद्या गुस्से में कहती है, विक्की अब सच बता, ये सीडी वाली बात क्या है, कब्रिस्तान तक ढूंढने गया, अब और क्या छुपाएगा। विक्की हकलाते हुए कहता है, वो हमारा हनीमून का वीडियो था, बस थोड़ा मजाक था, कुछ खास नहीं। विद्या पहले तो गुस्सा होती है, विक्की तूने ये क्या किया, अगर ये बाहर फैल गया तो मम्मी मुझे मार डालेंगी और तुझे जेल भिजवा देंगी। लेकिन फिर हंस पड़ती है, तू सच में बेवकूफों का सरदार है, इतना हंगामा एक वीडियो के लिए। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो गया, अब विद्या तेरा बैंड बजाएगी, मैं तो मजे लूंगी। लादले कहता है, चंदा मैं तो अभी भी तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारा डांस देखकर तो चोर भी सुधर जाए। अब फिल्म का आखिरी और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। विक्की और विद्या थक हार कर घर लौटते हैं। दोनों उदास हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, सीडी का राज बाहर आएगा या नहीं। विक्की बेड पर लेटता है और उससे कुछ खटकता है। वो बेड के नीचे झांकता है और क्या देखता है, वो सीडी वहीं पड़ी हुई है। दरअसल उस रात जब वो सीडी देख रहे थे, नींद में वो बेड से गिर गई थी और चोर सिर्फ सीडी प्लेयर और बाकी सामान ले गया था। सीडी को उसने देखा ही नहीं क्योंकि वो बेड के नीचे चली गई थी। विक्की चिल्लाता है, विद्या मिल गई, हमारी इज्जत बच गई। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो पागल है, इतना हंगामा कर दिया, एक सीडी के लिए कब्रिस्तान तक भागा, चोर बाजार में भटका और ये यहाँ पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। विक्की कहता है, विद्या अब इसे जला देते हैं ताकि फिर कोई बवाल न हो, ये सीडी मेरे लिए मुसीबत बन गई। विद्या हंसते हुए कहती है, नहीं रख लेते हैं, बाद में बच्चों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके पापा कितने बेवकूफ थे, कैसे चोर के पीछे भागे और सीडी बेड के नीचे पड़ी थी। उधर चंदा और लादले का रोमांस भी आगे बढ़ रहा है। लादले चंदा से कहता है, अब तो मैं तुम्हारे लिए बवासीर भी झेल लूंगा, तुम मेरे लिए चांद हो। चंदा हंसकर जवाब देती है, पहले मूंछें संवार लो फिर बात करना, और हाँ अपनी लाठी घर पर रख कर आना वरना मैं डर जाऊंगी। गांव में सारा हंगामा शांत हो जाता है और विक्की विद्या अपनी जिंदगी में फिर से मस्ती शुरू कर देते हैं। अगले दिन चाय की दुकान पर गांव वाले गपशप करते हैं। विक्की ने चोर को पकड़ा लेकिन उसकी सीडी का राज क्या था कोई नहीं जानता। चाचा जी कहते हैं, अरे जो भी
था। विक्की ने मजा करा दिया, गांव में इतना तमाशा तो कभी नहीं हुआ। और विक्की विद्या चुपके से हंसते हैं क्योंकि उनका छोटा सा सीक्रेट अब सुरक्षित था। बात शुरू होती है 1997 के ऋषिकेश से, जब गंगा का किनारा और पहाड़ों की ठंडी हवा इस छोटे से शहर को किसी सपनों की दुनिया जैसा बनाती थी। वो भी तब जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और वहाँ की तंग गलियां साइकिल की घंटियों, गायों की रवाहट और चाय की दुकानों की गपशप से दिन भर गुलजार रहती थी। यहाँ का माहौल ऐसा कि सुबह सूरज निकलते ही गंगा किनारे साधुओं की भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती, दोपहर को बच्चे स्कूल से भागते हुए गलियों में शोर मचाते और शाम होते होते चाय की दुकानों पर गांव वालों की गपशप शुरू हो जाती। कभी मौसम की बात, कभी पड़ोसी की चुगली और कभी किसी की शादी का किस्सा। यहाँ रहता है हमारा भाई विक्की, यानी विक्रम शर्मा राजकुमार राव। उम्र होगी कोई 28-30 साल। दुबला पतला सा चेहरा, ऐसा कि देखकर लगे कोई शरारती बच्चा बड़ा हो गया हो। आंखों में चमक, होठों पर हंसी और बातों में ऐसा जादू कि सामने वाला हंसते हंसते पेट पकड़ ले। विक्की पेशे से मेहंदी आर्टिस्ट है और गांव में उसका ऐसा नाम कि हर शादी ब्याह में उसकी डिमांड रहती है। लड़कियां उसे बुलाती हैं और कहती हैं, विक्की भैया मेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाना कि दूल्हा देखते ही फ्लैट हो जाए, ऐसा डिजाइन बना कि सास की आंखें फटी रह जाएं और नंद जल भुन जाए। वो अपने टैलेंट पर इतना इतराता है कि हर बार कहता है, मैं तो मेहंदी कायम हुसैन हूँ भाई, मेरे हाथों में जादू है, जो देखे वो मेरा दीवाना हो जाए। मेरी मेहंदी देखकर लोग कहते हैं, विक्की तूने तो कमाल कर दिया। उसकी जिंदगी का असली रंग है विद्या तृप्ति डिमरी, एक खूबसूरत, जिद्दी और थोड़ी चुलबुली लड़की जो पेशे से डॉक्टर है। लेकिन सच कहूं तो फिल्म में उसका डॉक्टरी का टैलेंट बस नाम का है। न कोई मरीज दिखता है, न ही वो कभी स्टेथोस्कोप लटकाए नजर आती है। बस उसकी मुस्कान, शरारतें और वो प्यारी सी अदा ही उसकी असली पहचान है। विद्या का चेहरा ऐसा कि गांव की औरतें कहती हैं, ये तो अपनी माँ शांति पर गई है, लेकिन गुस्सा थोड़ा कम है। और लड़के कहते, विद्या को देखकर तो दिल धक धक करता है, लेकिन विक्की का नाम सुनते ही सबकी हवा निकल जाती है। विक्की और विद्या की लव स्टोरी बचपन से चली आ रही है। स्कूल के दिनों में दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और विक्की की शरारतें विद्या को हमेशा हंसाती थी। एक बार की बात है, स्कूल में मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे और विक्की ने चुपके से विद्या की कॉपी में मेहंदी से उसका नाम लिख दिया, विद्या। विद्या ने देखा तो गुस्से में चिल्लाई, विक्की ये क्या बदतमीजी है, मास्टर जी को बताऊंगी। लेकिन विक्की हंसते हुए बोला, अरे मास्टर जी को बता दे, लेकिन पहले ये बता मेरी मेहंदी कैसी लगी। विद्या गुस्सा दिखाते हुए भी चुपके से मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे विक्की की ये शरारतें अच्छी लगती थीं। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद विद्या ने कहा, विक्की मुझे गोलगप्पे खाने हैं। विक्की पास की चाट की दुकान पर गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके जेब में बस 2 चवन्नियां थीं, जो गोलगप्पे के लिए काफी नहीं थी। उसने चाट वाले से कहा, भैया 2 गोलगप्पे दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। चाट वाला बोला, नहीं पहले पैसे। तो विक्की ने चुपके से 4 गोलगप्पे चुरा लिए और भागकर विद्या के पास पहुंचा। विद्या को गोलगप्पे दिए और हंसते हुए कहा, ये तेरे लिए, खा ले। लेकिन तभी चाट वाला पीछे से आया और विक्की को पकड़ लिया, 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाया, अबे चोर, मेरे गोलगप्पे चुराए। विक्की हंसते हुए बोला, भैया ये थप्पड़ विद्या के प्यार के आगे कुछ भी नहीं, उसके लिए तो मैं पूरी दुकान चुरा लूं। विद्या को ये सुनकर हंसी छूट गई और वो गोलगप्पे खाते हुए बोली, विक्की तू सच में पागल है, लेकिन मेरा पागल है। उस दिन से दोनों का प्यार पक्का हो गया। एक बार स्कूल की छत पर विक्की ने चुपके से चाक से लिख दिया था, विक्की लव्स विद्या, और मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया, कान पकड़कर कहा, अबे ये क्या लिखा। विक्की हंसते हुए बोला, सर ये मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस है, आपको पसंद आए। मास्टर जी ने उसे डांटा और 2 दिन स्कूल के बाहर खड़ा रखा, लेकिन विद्या चुपके से हंस रही थी। गांव की चाय की दुकान पर चाचा जी हर बार कहते, ये विक्की विद्या के पीछे भागता है, लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन। एक बार गांव के मेले में विक्की ने विद्या के लिए गुब्बारा जीता था। वो गुब्बारे वाला खेल खेला जिसमें 5 रुपये में 3 तीर मिलते थे। विक्की ने तीनों तीर मारे और तीनों गुब्बारे फोड़े। विद्या को लाल गुब्बारा देकर कहा, ये तेरे लिए, मेरे दिल की तरह। विद्या ने हंसते हुए कहा, विक्की तेरा दिल तो फटने वाला है। लेकिन वो गुब्बारा लेकर खुश हो गई। गांव वालों को पता था कि विक्की और विद्या एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी राह में एक बड़ी रुकावट थी, विद्या के मम्मी पापा। विद्या के मम्मी पापा यानी शांति देवी, अर्चना पूरन सिंह और राम प्रसाद राकेश बेदी अपनी बेटी की शादी कहीं और फिक्स करना चाहते थे।
शांति देवी एक तेज तर्रार औरत थी, जिसकी आवाज इतनी तेज कि गंगा के उस पार तक सुनाई दे। वो हर वक्त गांव में अपनी धाक जमाने की कोशिश करती थी और उसका गुस्सा ऐसा कि लोग उससे डरते थे। उसकी फेवरेट लाइन थी, मेरी विद्या को ऐसा लड़का चाहिए जो सेटल हो, बैंक में नौकरी करे, बड़ा घर बनाए, गाड़ी ले, कोई मेहंदी वाला नहीं चलेगा जो दिन भर हाथ रंगता रहे। वो गांव की औरतों से कहती, देखो मेरी विद्या पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसे कोई ढंग का लड़का चाहिए, कोई आवारा नहीं। लेकिन सच तो ये था कि विद्या का डॉक्टरी का टैलेंट बस कागजों तक था। वो कभी गांव के डिस्पेंसरी में भी नहीं गई, बस घर पर बैठकर किताबें पढ़ती थी। शांति देवी को अपने जमाने की यादें थी। वो बताती थी, जब मेरी शादी हुई तो राम प्रसाद के पास साइकिल थी, लेकिन मैंने कहा पहले घर बनाओ फिर बात करो। राम प्रसाद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला पति था, थोड़ा डरपोक, थोड़ा मजाकिया। वो दिन भर चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारता था और उसका फेवरेट टाइम पास था समोसे खाना। एक बार चाय की दुकान पर वो चाचा जी से कह रहा था, विक्की अच्छा लड़का है, मेहंदी लगाने में उस्ताद है, लेकिन शांति को तो बस पैसा चाहिए। चाचा जी ने जवाब दिया, अरे राम प्रसाद, तू तो बीवी का गुलाम है, कुछ बोलता क्यों नहीं। राम प्रसाद हंसते हुए बोला, चाचा घर में शांति चाहिए तो शांति की बात माननी पड़ती है, वरना वो मुझे समोसे खाने से रोक देगी। इन दोनों ने विद्या के लिए एक वकील चुना था। नाम था वीरेंद्र मनजोत सिंह, जो दिखने में ठीक ठाक था, चश्मा लगाता था, बाल संवारे हुए और कोर्ट में छोटे मोटे केस लड़ता था, जैसे गाय चुराने का केस या पड़ोसी से झगड़े का। लेकिन बातचीत में वो इतना बोरिंग था कि उसकी बातें सुनकर नींद आ जाए। पहली मुलाकात में वो विद्या से कहता है, मुझे चाय में चीनी कम चाहिए और जिंदगी में नियम ज्यादा, सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे कोर्ट जाना, 10 बजे सोना और हफ्ते में एक बार मंदिर। विद्या मन ही मन सोचती है, ये तो मेरे साथ पूरी जिंदगी कोर्ट की फाइल पढ़वाएगा और मैं बोर होकर मर जाऊंगी। मुझे तो विक्की चाहिए जो मुझे हंसाए नचाए। उसे वीरेंद्र से शादी का जरा भी मन नहीं था और वो विक्की के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि ये रिश्ता टूट जाए। उधर विक्की के घर का माहौल भी कम मजेदार नहीं था। उसके दादाजी टीकू तलसानिया पुराने जमाने के इंसान थे, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हर वक्त अपने खानदान की इज्जत की बात करते थे। उनके पास एक खानदानी तलवार थी जो उनके दादा परदादा के जमाने से चली आ रही थी। वो हर बार विक्की को बुलाकर कहते, बेटा ये तलवार हमारे खानदान की शान है, इसे संभाल कर रखना। कहते हैं इसमें सोने की परत चढ़ी थी, लेकिन अब तो जंग लग गया है, फिर भी ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। विक्की मन ही मन सोचता, दादाजी तलवार से क्या होगा, मुझे तो विद्या की मेहंदी लगानी है और उसकी मुस्कान मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। फिर थी विक्की की बहन चंदा, मल्लिका शेरावत, जो एकदम बिंदास और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे शादी का नाम सुनते ही चक्कर आता था और वो गांव में अपने डांस और स्टाइल से सबको चौंका देती थी। चंदा की फेवरेट लाइन थी, शादी वो जेल है जिसमें खाना भी खुद बनाना पड़ता है और जमानत भी नहीं मिलती, मैं तो आजाद परिंदा हूँ। गांव में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम भी चंदा अर्चना पटेल था। ये चंदा थोड़ी सीधी सादी थी, हर वक्त झाड़ू पोंछा करती रहती थी और इन दोनों चंदाओं के नाम की वजह से गांव में कंफ्यूजन बना रहता था। एक बार गांव की आंटी चिल्लाई, चंदा चाय बना। तो दोनों चंदाएं एक साथ पूछने लगी, कौन वाली चंदा। आंटी तंग आकर बोली, अरे जो डांस नहीं करती वही झाड़ू वाली। अब कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब विद्या की सगाई का दिन नजदीक आता है। शांति देवी ने पूरा गांव बुलाया है, मोहल्ले की औरतें, चाय की दुकान वाले चाचा जी, यहाँ तक कि गाय चराने वाला ग्वाला भी सगाई में शामिल है। घर को फूलों से सजाया गया है, दरवाजे पर आम के पत्तों की माला टंगी है और शांति देवी हर किसी को ऑर्डर दे रही है, देखो मेहमानों को समोसे खिलाना और हाँ, चाय में चीनी ज्यादा मत डालना। राम प्रसाद चुपके से समोसे खा रहा है और शांति उसे डांटती है, अरे मेहमानों के लिए रख, तू तो पहले ही खत्म कर देगा। विद्या को वीरेंद्र से शादी का कोई शौक नहीं और वो रात को विक्की से मिलती है गंगा किनारे, जहाँ दोनों अक्सर चुपके से मिलते थे। वहाँ का माहौल ऐसा कि गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज करती और दूर मंदिर की घंटियां बजती। विद्या कहती है, विक्की कुछ कर, वरना मैं इस बोरिंग वकील के साथ फंस जाऊंगी। मुझे उसकी चीनी कम वाली चाय नहीं पीनी, मुझे तो तेरे साथ गोलगप्पे खाने हैं। विक्की का दिमाग चलता है और वो कहता है, चिंता मत कर, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वीरेंद्र खुद सगाई तोड़ देगा, बस तू मेरे साथ दे। सगाई वाले दिन वो विद्या के घर पहुंचता है जहां मेहंदी की रस्म चल रही है। गांव की औरतें बैठी हैं, कोई गाना गा रही है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, तो कोई चुगली कर रही है,
शांति की बेटी को वकील मिला, अब तो बड़ा घर बनवाएगी, लेकिन सुना है वो लड़का बहुत सख्त है। विक्की को मेहंदी लगाने का मौका मिलता है क्योंकि शांति देवी को उसकी कला पर भरोसा है। वो कहती है, विक्की, मेरी विद्या के हाथों पर सबसे अच्छी मेहंदी लगाना, ऐसा डिजाइन बना कि सब देखते रह जाएं। विक्की विद्या के हाथों पर मेहंदी लगाने बैठता है और चुपके से उसमें लिख देता है, विक्की विद्या फॉरएवर। वो मेहंदी में फूल, पत्तियां और मोर का ऐसा डिजाइन बनाता है कि हर कोई देखकर दंग रह जाता है। गांव की एक आंटी कहती है, वाह विक्की, तेरे हाथों में तो जादू है, ऐसा डिजाइन तो हमने कभी नहीं देखा। विद्या चुपके से विक्की को आंख मारती है और दोनों मन ही मन हंसते हैं। सगाई की रस्म शुरू होती है और विद्या अपनी मेहंदी वीरेंद्र को दिखाती है। वीरेंद्र पहले तो मेहंदी देखकर खुश होता है, कहता है, बहुत अच्छी मेहंदी है। लेकिन जब वो विक्की विद्या फॉरएवर पढ़ता है तो उसका मुंह लटक जाता है। वो गुस्से में पूछता है, ये क्या माजरा है, ये विक्की कौन है? विक्की मजे में मंच पर चढ़ता है और कहता है, अरे भाई, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी में अपनी सिग्नेचर डाल दी, इसमें बुरा क्या है, हर आर्टिस्ट अपने काम पर नाम लिखता है। फिर वो विद्या की हाइट बताता है, 5 फीट 4 इंच, वेट बताता है 50 किलो, और यहाँ तक कि कहता है उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल है और दाएं हाथ की कलाई पर बचपन का एक निशान, जो उसे तब लगा था जब वो स्कूल में मेरे साथ साइकिल से गिर गई थी। और हाँ, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, खासकर तीखे वाले। ये सुनकर वीरेंद्र का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाता है, ये लड़का विद्या को इतना कैसे जानता है? इनका चक्कर चल रहा है, ये तो मेरे साथ धोखा है। शांति देवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है, विक्की, तूने मेरी बेटी की इज्जत पर धब्बा लगाया, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वीरेंद्र सगाई तोड़ देता है, कहता है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका नाम किसी और के साथ जुड़ा हो, मेरा कोर्ट में नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे वकील की सगाई टूटी। शांति देवी गुस्से में चीखती है, जिसने सगाई तोड़ी वही अब शादी करे, ये हमारी इज्जत का सवाल है, वरना गाँव में क्या मुंह दिखाऊंगी। राम प्रसाद चुपके से हंसता है, चलो समोसे का खर्चा तो बच गया, और विक्की भी बुरा नहीं है, कम से कम मेहंदी तो फ्री में लगाएगा। गांव वाले भी मजे लेते हैं। चाचा जी कहते हैं, अरे ये तो फिल्मी ट्विस्ट हो गया, वकील भागा और मेहंदी वाला जीत गया। और बस विक्की की लॉटरी लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है, वाह विद्या, तेरा प्लान तो सुपरहिट रहा, अब तू मेरी और मैं तेरा। इस तरह विक्की और विद्या की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है और गांव में धूम मचती है। दादाजी अपनी तलवार लेकर रस्म करते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को तलवार के नीचे से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं, ये हमारी परंपरा है, इससे रिश्ता मजबूत होता है। चंदा मल्लिका वाली स्टेज पर डांस करती है। ऐसा डांस की गांव के लड़के सीटियां मारने लगते हैं और एक लड़का चिल्लाता है, चंदा, तू तो सपनों की रानी है। दूसरी चंदा नौकरानी सबको पानी पिलाती है और शिकायत करती है, मुझे भी डांस करना है, लेकिन झाड़ू कौन लगाएगा? शांति देवी अभी भी गुस्से में है, लेकिन राम प्रसाद उसे समझाता है, देखो विक्की अच्छा लड़का है और विद्या खुश है, अब गुस्सा छोड़ दो। वो जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मेहंदी वाला कभी सेटल नहीं होगा। शादी में गांव वाले नाचते गाते हैं, ढोल बजता है और विक्की विद्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्की कहता है, विद्या, अब तू मेरी बीवी है। विद्या हंसते हुए कहती है, और तू मेरा पागल पति। शादी के बाद विद्या के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा अब वैष्णो देवी जाओ, माता का आशीर्वाद ले आओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो, वहां जाकर मन्नत मांगना कि तुम्हारी जिंदगी सुखी रहे। लेकिन विक्की का दिमाग तो बॉलीवुड स्टाइल में चलता है। वो विद्या से कहता है, वैष्णो देवी तो बाद में चले जाएंगे, पहले गोवा चलते हैं, असली हनीमून मनाएंगे, बीच पर नाचेंगे, समंदर देखेंगे, मजे करेंगे, फिल्मी स्टाइल में रोमांस करेंगे। विद्या पहले तो नखरे करती है, विक्की ये क्या पागलपन है, मम्मी पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा, वो कहेंगे कि हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन विक्की उसे मनाता है, अरे शादी हमारी है, हनीमून भी हमारा होगा, मम्मी पापा को बाद में मना लेंगे, तू बस मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिप दूंगा, ऐसा हनीमून की तू कभी न भूले। उसकी शरारती मुस्कान और प्यार भरी बातों में विद्या पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो तुझसे निपटूंगी, और हाँ, गोवा में मुझे गोलगप्पे खिलाना। दोनों गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन का सफर मजेदार होता है। विक्की विद्या के लिए चाय वाले से चाय खरीदता है और गलती से गर्म चाय अपने हाथ पर गिरा लेता है। चिल्लाता है, आह विद्या, ये सब तेरे लिए। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू सच में पागल है, चाय ठंडी करके लाया कर।
ट्रेन में एक चाचा जी बैठे थे जो विक्की की हरकतें देखकर कहते हैं, बेटा तू तो नया नया दूल्हा लगता है, बीवी के लिए इतना जोश। विक्की हंसते हुए कहता है, चाचा ये जोश तो अभी शुरू हुआ है। गोवा पहुंचते हैं तो विक्की बीच पर विद्या को नचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, चल एक फिल्मी गाना गाते हैं। और सूरज हुआ मध्यम गाने लगता है, लेकिन लहर आती है और वो गलती से समंदर में गिर जाता है। विद्या उसे बचाने जाती है और दोनों हंसते हंसते भीग जाते हैं। विद्या कहती है, विक्की तू तो नाचने के चक्कर में डूब गया। विक्की जवाब देता है, तेरे प्यार में डूबना तो बनता है। होटल में एक रात वो एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाता है जो उसने किसी ढाबे से चुराई थी। उसमें लिखा है कि अमेरिकन कपल्स अपनी शादीशुदा जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए कुछ खास वीडियो बनाते हैं। वो विद्या से कहता है, चल ना हम भी ऐसा कुछ करें, बाद में देखकर हंसेंगे, अपनी यादें संजो लेंगे, ये हमारा पर्सनल सीक्रेट रहेगा। विद्या पहले तो शर्माती है, विक्की ये गलत तो नहीं, कोई देख लेगा तो, मम्मी को पता चला तो मुझे जेल भेज देंगी। लेकिन विक्की उसे तसल्ली देता है, अरे कौन देखेगा, ये तो बस हम दोनों के लिए है, सीडी में डालकर लॉक कर देंगे, ये हमारा छोटा सा खजाना होगा और कोई नहीं जान पाएगा। आखिरकार विद्या मान जाती है। दोनों एक पुराना कैमरा सेट करते हैं जो विक्की ने अपने दोस्त से उधार लिया था। कैमरा इतना पुराना कि उसकी बैटरी बार बार निकल जाती है और विक्की उसे टेप से चिपकाता है, कहता है, ये कैमरा तो दादाजी की उम्र का है लेकिन काम करेगा। फिर लाइट्स ठीक करते हैं, कमरे में लाल बल्ब लगाते हैं। विक्की कहता है, लाल बल्ब से फिल्मी फील आएगा। और वो वाला वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा रोमांस, थोड़ी शरारत और ढेर सारी हंसी मजाक। वीडियो में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है। विद्या हंसते हंसते उसे धक्का देती है और दोनों मजे में डांस भी करते हैं। विक्की कहता है, विद्या तू तो हेमा मालिनी लग रही है। विद्या जवाब देती है, और तू धर्मेंद्र की बजाय चंपक चाचा, तेरे डांस से तो कुत्ते भाग जाएं। दोनों हंसते हैं और वीडियो को सीडी में डालकर रख देते हैं। सीडी को वो अपने सूटकेस में डालते हैं और सोचते हैं कि इसे घर ले जाकर संभाल कर रखेंगे। विक्की कहता है, ये हमारी पहली यादगार रात का तोहफा है। ऋषिकेश वापस लौटते हैं तो एक रात दोनों मजे में बैठकर वो सीडी देखने का प्लान बनाते हैं। विक्की घर का पुराना सीडी प्लेयर निकालता है जो उसके दादाजी के जमाने का है। प्लेयर इतना पुराना कि कभी कभी अटक जाता है और आवाज में भिनभिनाहट आती है। वो सीडी डालते हैं और वीडियो शुरू होता है। पहले सीन में विक्की विद्या को किस करने की कोशिश करता है और विद्या हंसते हुए उसे धक्का दे देती है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट होने लगते हैं। विक्की कहता है, देख विद्या तू कितनी क्यूट लग रही है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। विद्या जवाब देती है, और तू कितना बेवकूफ लग रहा है, ये डांस तो कुत्ते भी बेहतर करते हैं, तेरे पैर तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। फिर एक सीन में विक्की विद्या को गुदगुदी करता है और विद्या चिल्लाती है, विक्की रुक जा वरना मैं तुझे मारूंगी। लेकिन दोनों हंसते हंसते थक जाते हैं। गोवा की थकान और शादी का जोश अभी तक खत्म नहीं हुआ था तो दोनों को नींद आ जाती है। सीडी प्लेयर चलता रहता है और वो उसमें ही रह जाती है। विक्की का हाथ विद्या के कंधे पर और दोनों सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अब रात को असली बवाल होता है। विक्की के घर में चोरी हो जाती है। चोर खिड़की से घुसता है जो विक्की ने रात को खुली छोड़ दी थी। वो सोचता था गर्मी है, हवा आएगी। चोर घर से टीवी, सीडी प्लेयर और वो खानदानी तलवार तक ले उड़ता है। तलवार को वो दीवार से उतारता है और हंसते हुए सोचता है, ये तो फिल्मी सामान है, चोर बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। सुबह विक्की की नींद खुलती है तो उसकी सांस अटक जाती है। सीडी गायब। वो बेड के आसपास देखता है, अलमारी खंगालता है, सूटकेस उलट पलट करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। विद्या उठती है और पूछती है, विक्की क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों रहा है, सपने में भूत देखा क्या? वो झूठ बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार चोरी हो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन अंदर से उसका दिल धक धक कर रहा है। वो सोचता है, अगर ये सीडी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो गांव में हल्ला मच जाएगा। लोग कहेंगे विक्की ने अपनी सुहागरात का वीडियो बनाया और अब सबके सामने आ गया, शांति देवी मुझे जिंदा गाड़ देंगी। विद्या को कुछ शक होने लगता है क्योंकि विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। वो पूछती है, विक्की सच बता, तू कुछ छुपा रहा है ना, तलवार के साथ और क्या गया? विक्की हंसते हुए कहता है, अरे क्या छुपाऊंगा, बस तलवार की टेंशन है, दादाजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन विद्या का दिमाग चल रहा है और वो सोचती है, देखती हूँ ये क्या गुल खिला रहा है, शादी के बाद भी इसका पागलपन नहीं गया।
अब विक्की अपनी बहन चंदा मल्लिका वाली को सारी बात बताता है। चंदा उस वक्त अपने कमरे में बैठी नाखून पॉलिश लगा रही थी, लाल रंग की पॉलिश जो उसे गांव के मेले से मिली थी। जैसे ही विक्की ने कहा चंदा हमारी सीडी चोरी हो गई, वो हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़ी और पॉलिश की बोतल फर्श पर फैल गई। विक्की तूने तो कमाल कर दिया, सुहागरात का वीडियो बनाया और अब चोर के हाथ लग गया, ये तो गांव की सबसे बड़ी गपशप बन जाएगी। अब तो चाय की दुकान पर चाचा जी कहेंगे विक्की ने अपनी फिल्म बनाई और चोर को डायरेक्टर बना दिया। वो मजे लेती है, अब तू स्टार बन जाएगा, लेकिन गलत वजह से सोच, अगर ये सीडी गांव में चल गई तो लोग तुझे देखकर क्या कहेंगे। अरे ये तो विक्की है जिसका वीडियो चोर ले गया। विक्की उसे डांटता है, चंदा मजाक मत कर, ये इज्जत का सवाल है, कुछ कर, अगर विद्या को पता चला तो वो मेरा मर्डर कर देगी और शांति देवी मुझे जेल भिजवा देंगी। चंदा हंसते हुए कहती है, ठीक है ढूंढते हैं, लेकिन अगर सीडी मिली तो पहले मैं देखूंगी। देखना है तूने क्या करतब दिखाए हैं और विद्या ने कैसे तुझे धक्का मारा। विक्की उसे घूरता है लेकिन फिर हंस पड़ता है क्योंकि चंदा का मजाक ही उसकी ताकत है। चंदा कहती है, चल पहले गांव में खबर फैलने से रोकते हैं, फिर देखते हैं चोर कौन है, शायद चोर बाजार में मिल जाए। उधर चोरी की खबर गांव में फैलती है और लोग गपशप शुरू कर देते हैं। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं, विक्की के घर से तलवार चोरी हो गई, लेकिन कुछ और भी गया है, वो बता नहीं रहा, शायद कोई कीमती चीज। कोई कहता है शायद पैसा था, तो कोई मजे लेता है, नहीं शायद विद्या की मेहंदी की किट थी, विक्की तो उसका दीवाना है। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता। पुलिस को खबर होती है और इंस्पेक्टर लादले विजय राज की एंट्री होती है, एक ऐसा पुलिस वाला जिसे बवासीर की वजह से कभी बैठने की इजाजत नहीं मिलती और जो हर वक्त अपनी मूंछों पर ताव देता रहता है। लादले की जिंदगी में दो ही मकसद हैं, एक तो अपराधियों को पकड़ना और दूसरा अपनी बवासीर का इलाज ढूंढना। वो घर में आता है और चंदा मल्लिका वाली को देखते ही फिदा हो जाता है। वो कहता है, मैं इस चोरी को सुलझाऊंगा, लेकिन पहले आपका नाम जान सकता हूँ। चंदा हंसकर जवाब देती है, चंदा, लेकिन तुम्हारी मूंछों से बड़ी चांदनी मेरे पास नहीं, और हाँ अपनी बवासीर का ध्यान रखना। लादले का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और चोरी की जांच छोड़कर चंदा को पटाने में लग जाता है। वो चंदा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चंदा मजे लेती है, पहले अपनी बवासीर का इलाज करवा लो, फिर तारे तोड़ना, वरना तारे तोड़ते वक्त दर्द से चिल्लाओगे और मैं हंसूंगी। ये सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं और लादले का मुंह लटक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये चंदा तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, लेकिन क्या खूबसूरत मुसीबत है, इसके लिए तो बवासीर भी बर्दाश्त कर लूं। विक्की अब विद्या को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चला तो वो गुस्से में उसका गला दबा देगी और शांति देवी उसे जेल भिजवा देंगी। वो चंदा से कहता है, चल सीडी ढूंढते हैं, लेकिन विद्या को मत बताना, अगर उसे पता चला तो मेरी शादी का पहला महीना जेल में बीतेगा और तू भी नहीं बचेगी। चंदा हंसते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर विद्या को पता चला तो मैं नहीं बचाऊंगी, वो तुझे पीटेगी और मैं मजे लूंगी, शायद पॉपकॉर्न लेकर बैठूं। विक्की चोर बाजार पहुंचता है जहां चुराया हुआ सामान बिकता है। वहां उसे बादशाह मस्तलीक मिलता है, एक चालू चोर जो चोरी करने में माहिर है और मजाक करने में उससे भी ज्यादा। बादशाह विक्की के चुराए हुए चश्मे पहने हुए है, वो चश्मे जो विक्की ने अपनी शादी में पहने थे, काले फ्रेम वाले, जो उसे थोड़ा स्मार्ट दिखाते थे। लेकिन विक्की उसे पहचानता नहीं क्योंकि वो घबराहट में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। बादशाह मजे लेता है, भाई मैं पुलिस का आदमी हूँ, तेरा सामान ढूंढ दूंगा, बस थोड़े पैसे दे दे, 100 रुपये में सौदा पक्का। विक्की उसकी बातों में आ जाता है और उसे 100 रुपये दे देता है। वो सोचता है, अगर ये पुलिस वाला है तो शायद मदद कर दे, 100 रुपये से सीडी मिल जाए तो सस्ता सौदा है। बादशाह उसे इधर उधर घुमाता है, कभी कहता है, तेरी तलवार उस दुकान में देखी थी, वहाँ देख। कभी कहता है, टीवी यहाँ बिका था, उस ठेले पर जा। लेकिन सीडी का कोई अता पता नहीं। बादशाह मन ही मन हंस रहा है, ये बेवकूफ मुझे पैसे दे रहा है और मैंने ही उसका सामान चुराया है, क्या मजेदार खेल है। विक्की घंटों चोर बाजार में भटकता है, एक दुकान पर जाता है जहां पुराने टीवी बिक रहे हैं, लेकिन उसका टीवी नहीं मिलता। दुकानदार कहता है, कल एक टीवी आया था लेकिन बिक गया, अब अगले हफ्ते आना। फिर एक ठेले पर तलवारें देखता है, लेकिन वो दादाजी की तलवार नहीं होती। वो ठेले वाला कहता है, ये तलवार 200 रुपये की है, लेगा क्या।
विक्की कहता है, नहीं मुझे अपनी वाली चाहिए। वो थककर बादशाह से कहता है, भाई कुछ तो बता, मेरा सामान कहाँ है, तेरे 100 रुपये बेकार गए। बादशाह हंसते हुए कहता है, अरे धीरज रख, चोर बाजार में सब मिलता है, लेकिन टाइम लगता है, तू 2 दिन बाद आ, शायद कुछ मिल जाए। उधर विद्या को अब पूरा शक हो गया है। वो विक्की से पूछती है, विक्की तू बार बार कहाँ भाग रहा है, सच बता, क्या छुपा रहा है तलवार के साथ और क्या गया। विक्की बहाना बनाता है, अरे कुछ नहीं, बस दादाजी की तलवार ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, उनकी आखिरी निशानी है। विद्या उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चुपके से उसकी जासूसी शुरू कर देती है। वो चंदा नौकरानी वाली से पूछती है, चंदा विक्की आजकल क्या कर रहा है। चंदा जवाब देती है, पता नहीं भाभी, वो तो सुबह से बाहर भाग रहा है, कहता है तलवार ढूंढने जा रहा हूँ। विद्या का शक और गहरा हो जाता है और वो सोचती है, विक्की अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, शादी के बाद भी तेरा ये पागलपन नहीं गया। अब कहानी में मजा तब और बढ़ता है जब विक्की को पता चलता है कि दादाजी की तलवार एक टूरिस्ट के पास है जो चोर बाजार से खरीद कर ले गया था। वो चोर बाजार में चाबी वाले चाचा से मिलता है, एक अजीब सा बूढ़ा जिसके पास हर ताले की चाबी है और जो हर वक्त फिलॉसफी झाड़ता है। चाचा के दांत पीले हो चुके हैं और वो पान चबाते हुए कहता है, बेटा जिंदगी एक चाबी है, सही ताले में लगाओ सब खुल जाएगा, तेरी तलवार भी कहीं न कहीं होगी, बस सही चाबी ढूंढ। विक्की तंग आकर कहता है, चाचा मुझे तलवार चाहिए, चाबी नहीं, बताओ ना कहाँ है। चाचा हंसता है और बताता है कि तलवार एक टूरिस्ट को बिकी थी जो गंगा किनारे घूम रहा है। वो कहता है, वो टूरिस्ट गोरा है, लंबा चौड़ा, तलवार को कमर में लटकाए घूम रहा है। विक्की वहां पहुंचता है और टूरिस्ट को ढूंढता है। वो टूरिस्ट एक विदेशी है जो तलवार को कमर में लटकाए गंगा में फोटो खींच रहा है और अपने दोस्तों से कह रहा है, देखो मैं इंडियन योद्धा हूँ। विक्की उससे कहता है, भाई ये मेरी तलवार है, वापस दे दो, ये मेरे दादाजी की निशानी है। टूरिस्ट कहता है, मैंने 500 रुपये में खरीदी, अब 1000 दो तो दूंगा, ये तो मेरे लिए स्मारिका है। विक्की के पास पैसे नहीं तो वो चंदा को फोन करता है। चंदा अपने डांस का जादू लेकर आती है। वो टूरिस्ट के सामने ऐसा डांस करती है कि टूरिस्ट अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो कजरा रे गाने पर नाचती है और टूरिस्ट कहता है, वाह ये तो बॉलीवुड है, मुझे इंडिया पसंद आ गया। वो मजे में तलवार मुफ्त में दे देता है और कहता है, तुम लोग कमाल हो। विक्की खुश होकर कहता है, चंदा तू तो जादूगरनी है, तेरे डांस ने टूरिस्ट को पिघला दिया। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, अब सीडी ढूंढ वरना विद्या तेरा बैंड बजा देगी। लेकिन सीडी अभी भी नहीं मिली। उधर लादले और चंदा का रोमांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। लादले चंदा को इम्प्रेस करने के लिए कविताएं सुनाता है, तेरी आंखें चांद सी, तेरा चेहरा फूल सा। लेकिन उसकी कविताएं इतनी बेकार हैं कि चंदा हंस हंस कर पेट पकड़ लेती है। लादले तू पुलिस वाला बनके ठीक है, शायर मत बन, तेरी कविता से तो मेरी बिल्ली भी भाग जाएगी। विक्की का छोटा भाई भी बीच बीच में मजे लेता है। वो लादले से कहता है, चाचा आपकी मूंछें तो हीरो जैसी हैं, लेकिन बातें चवन्नी जैसी, चंदा दीदी को ऐसे नहीं पटा पाओगे। लादले गुस्से में उसे डांटता है, चुप कर छोटे, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरे भाई को तो अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन चंदा के सामने फिर हंसने लगता है। चंदा सोचती है, ये लादले तो पागल है, लेकिन मजेदार पागल है, शायद इसे एक मौका दूं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विक्की को खबर मिलती है कि कोई कब्रिस्तान में उस सीडी के साथ कुछ कर रहा है। वो चंदा को लेकर रात को कब्रिस्तान जाता है और विद्या भी चुपके से उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि वो अब विक्की की हर हरकत पर नजर रख रही है। कब्रिस्तान का माहौल ऐसा कि रूह कांप जाए, हवा में सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे और ऊपर से उल्लू की आवाज भूभू। विक्की के पास एक पुरानी टॉर्च थी जो बार बार बंद हो रही थी। वो उसे टोकता है और कहता है, ये टॉर्च भी मेरे खिलाफ हो गई। वो डर के मारे कांप रहा है, चीखता है, भूत है, भूत है। चंदा तू आगे चल, तुझे तो डर नहीं लगता। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू मर्द बन, डर मत, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है। विद्या उसका हाथ पकड़ लेती है, विक्की डर मत, मैं हूँ ना, लेकिन तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है, सच बता। विक्की हकलाते हुए कहता है, बस तलवार की खबर मिली थी, शायद यहाँ बिकी हो। लेकिन विद्या को अब यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक साया दिखता है जो कब्रों के बीच से गुजर रहा है, काला साया जो धीरे धीरे चल रहा था।
विक्की चिल्लाता है, देखो भूत, और गलती से एक कब्र पर गिर पड़ता है। उसके ऊपर मिट्टी गिरती है और वो चीखता है, मुझे भूत ने पकड़ लिया, चंदा, विद्या, मुझे बचाओ। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो फिल्म का हीरो बन गया, उठ, ये कब्र है, भूत नहीं। विद्या डर से चीखती है लेकिन फिर हंस पड़ती है, विक्की तू सच में पागल है। जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक नशेड़ी था जो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। वो कहता है, मैंने कोई सीढ़ी नहीं देखी, यहाँ तो बस मैं और मेरी बोतल है, तुम लोग मुझे सोने दो, रात को यहाँ शांति मिलती है। विक्की निराश हो जाता है और सोचता है, बस अब तो इज्जत गई, ये सीडी कहीं ना कहीं फैल जाएगी और मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन चंदा उसे हिम्मत देती है, विक्की तू हार मत मान, सीडी मिलेगी, चल आगे ढूंढते हैं। विद्या अब गुस्से में कहती है, विक्की ये सीडी क्या है, सच बता, वरना मैं मम्मी को बुलाऊंगी और फिर तू देखना। विक्की डर जाता है लेकिन चुप रहता है, सोचता है अब तो मुसीबत डबल हो गई, विद्या को कैसे समझाऊं। आखिर में पता चलता है कि असली चोर बादशाह ही था और वो सीडी को चोर बाजार में बेचने की फिराक में है। विक्की, विद्या, चंदा और लादले मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। चंदा अपने डांस से बादशाह को लुभाती है। वो ऐसा डांस करती है कि बादशाह अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसके गुंडे भी ताली बजाने लगते हैं। वो कजरा रेक पर नाचती है और बादशाह कहता है, ये तो मेरे सपनों की रानी है, इसके लिए तो मैं चोरी छोड़ दूं। लादले अपनी सन की हरकतों से बादशाह के गुंडों को भगाता है। वो चिल्लाता है, मैं इंस्पेक्टर लादले हूँ, सबको जेल में डाल दूंगा, और अपनी लाठी हवा में लहराता है। बादशाह के गुंडे डरकर भागते हैं और एक गुंडा चिल्लाता है, भागो, ये पुलिस वाला पागल है। विक्की और विद्या चुपके से बादशाह के झोले में हाथ डालते हैं लेकिन सीडी नहीं मिलती। गांव में हंगामा मच जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बादशाह को पकड़ लिया जाता है। चाय की दुकान पर चाचा जी कहते हैं, विक्की ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन उसकी तलवार के साथ क्या राज है, कुछ तो गड़बड़ है। विक्की चिल्लाता है, बता मेरी सीडी कहाँ है। बादशाह मजे लेता है, कौन सी सीडी, मैंने तो सिर्फ टीवी और तलवार चुराई थी, कोई सीडी मेरे पास नहीं आई, शायद तुम्हारा कोई और सामान था। ये सुनकर विक्की का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचता है, तो फिर सीडी कहाँ गई। विद्या गुस्से में कहती है, विक्की अब सच बता, ये सीडी वाली बात क्या है, कब्रिस्तान तक ढूंढने गया, अब और क्या छुपाएगा। विक्की हकलाते हुए कहता है, वो हमारा हनीमून का वीडियो था, बस थोड़ा मजाक था, कुछ खास नहीं। विद्या पहले तो गुस्सा होती है, विक्की तूने ये क्या किया, अगर ये बाहर फैल गया तो मम्मी मुझे मार डालेंगी और तुझे जेल भिजवा देंगी। लेकिन फिर हंस पड़ती है, तू सच में बेवकूफों का सरदार है, इतना हंगामा एक वीडियो के लिए। चंदा हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो गया, अब विद्या तेरा बैंड बजाएगी, मैं तो मजे लूंगी। लादले कहता है, चंदा मैं तो अभी भी तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारा डांस देखकर तो चोर भी सुधर जाए। अब फिल्म का आखिरी और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। विक्की और विद्या थक हार कर घर लौटते हैं। दोनों उदास हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, सीडी का राज बाहर आएगा या नहीं। विक्की बेड पर लेटता है और उससे कुछ खटकता है। वो बेड के नीचे झांकता है और क्या देखता है, वो सीडी वहीं पड़ी हुई है। दरअसल उस रात जब वो सीडी देख रहे थे, नींद में वो बेड से गिर गई थी और चोर सिर्फ सीडी प्लेयर और बाकी सामान ले गया था। सीडी को उसने देखा ही नहीं क्योंकि वो बेड के नीचे चली गई थी। विक्की चिल्लाता है, विद्या मिल गई, हमारी इज्जत बच गई। विद्या हंसते हुए कहती है, विक्की तू तो पागल है, इतना हंगामा कर दिया, एक सीडी के लिए कब्रिस्तान तक भागा, चोर बाजार में भटका और ये यहाँ पड़ी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। विक्की कहता है, विद्या अब इसे जला देते हैं ताकि फिर कोई बवाल न हो, ये सीडी मेरे लिए मुसीबत बन गई। विद्या हंसते हुए कहती है, नहीं रख लेते हैं, बाद में बच्चों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके पापा कितने बेवकूफ थे, कैसे चोर के पीछे भागे और सीडी बेड के नीचे पड़ी थी। उधर चंदा और लादले का रोमांस भी आगे बढ़ रहा है। लादले चंदा से कहता है, अब तो मैं तुम्हारे लिए बवासीर भी झेल लूंगा, तुम मेरे लिए चांद हो। चंदा हंसकर जवाब देती है, पहले मूंछें संवार लो फिर बात करना, और हाँ अपनी लाठी घर पर रख कर आना, वरना मैं डर जाऊंगी। गांव में सारा हंगामा शांत हो जाता है और विक्की विद्या अपनी जिंदगी में फिर से मस्ती शुरू कर देते हैं। अगले दिन चाय की दुकान पर गांव वाले गपशप करते हैं। विक्की ने चोर को पकड़ा, लेकिन उसकी सीडी का राज क्या था कोई नहीं जानता। चाचा जी कहते हैं, अरे जो भी
था। विक्की ने मजा करा दिया, गांव में इतना तमाशा तो कभी नहीं हुआ। और विक्की विद्या चुपके से हंसते हैं क्योंकि उनका छोटा सा सीक्रेट अब सुरक्षित था।